हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 यूपी बोर्ड के बायोलॉजी मॉडल पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। और अभी अभी ये यूपी बोर्ड का बायोलॉजी मॉडल पेपर रिलीज़ हुआ है, तो आज हम लोग इसका सॉल्यूशन देख लेंगे, जिससे कि जो बच्चे बोर्ड में इस बार बोर्ड देने वाले बोर्ड का पेपर क्लास 12 का यूपी बोर्ड का, तो उनके लिए ये ईजी हो जाए। क्योंकि इसमें से मॉडल पेपर में से एक या दो क्वेश्चन 4 मार्क्स के, 6 मार्क्स के, इस तरह से 10 मार्क्स तक के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मॉडल पेपर का सॉल्यूशन किया जाए। तो और बाकी जो हमारी नीट की वीडियोस हैं, ठीक है, वो इस चैनल पे, हमारे ज़्यादातर बायोलॉजी क्लासेस चैनल पे पहले से अवेलेबल है। और प्ले लिस्ट में सारी वीडियोस उसमें अरेंज है, तो आप प्ले लिस्ट से उसको जाके देख सकते हैं। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर कीजिएगा, जिससे जो भी बच्चे बोर्ड का पेपर देने वाले हैं तो उनको पेपर में आसानी हो। और आगे भी जो हम लोग वीडियो बना के लाने वाले हैं तो उससे भी वो कनेक्ट हो पाएँ। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये मॉडल पेपर से 70 मार्क्स का आता है एग्ज़ाम में। बायोलॉजी का जैसे एग्ज़ाम यूपी बोर्ड में क्या होता है कि 70 मार्क्स का पेपर आता है और 30 मार्क्स प्रैक्टिकल के रहते हैं। तो यहाँ पे 70 मार्क्स में से जो जो क्वेश्चन आएंगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, एमसीक्यू टाइप, या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप होते हैं, या शॉर्ट आंसर टाइप होते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे होते हैं, बहुविकल्पीय और अति लघु, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें बात करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न के बारे में। कहीं कहीं टाइपिंग थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है उसमें करने में, क्योंकि ये ऑटो करेक्शन या और भी चीज़ें लगी होती है, तो उससे वो जल्दी से टाइपिंग में क्या होता है, करेक्ट करने के बजाय कहीं कहीं पे कुछ चीज़ें गड़बड़ भी हो जाती हैं। तो यहाँ पे उस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा और बताते रहेंगे कि यहाँ पे क्या गलती है, उसको सही करना है, तो वो चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न हमारा पहला है कि निम्नलिखित में से किस पौधे में पतंगे द्वारा परागण होता है। इसमें पूछा है कि किस पौधे में पतंगे द्वारा परागण होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा। इसके 4 ऑप्शंस दिए थे, जैसा कि आपका क्वेश्चन पेपर था तो उसमें इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए थे ना। और यहाँ पे पतंगे की जिक्र असल में क्या था कि किस पौधे में जल द्वारा परागण होता है। ठीक है, ये चीज़ आपके एग्जाम में पूछी गई थी, तो आप इसका आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। एक बार क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ से, कि आपको बता भी देते हैं। क्वेश्चन इस तरह से था, ये वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन ना, ये असल में इस तरह से था कि निम्नलिखित में से किस पौधे में जल द्वारा परागण होता है ना। जल द्वारा परागण किस में होता है। नंबर 1 यक्का, नंबर 2 जॉस्टेरा, नंबर 3 एमोर्फोफेलस और नंबर 4 जलकुंभी। ठीक है, इस तरह से एक क्वेश्चन था। अच्छा, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में कुछ चीज़ें पहले क्वेश्चन पेपर के बारे में, कि ये जो हम लोग क्वेश्चन पेपर लगा रहे हैं कि आपका मॉडल पेपर 2025-26 का है, कक्षा 12 के लिए। और सब्जेक्ट है बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, और इसका कोड है 153। ठीक है, सब्जेक्ट कोड दिया, ये आप लोग उस टाइम पे भी देख सकते हैं जब पेपर होगा, तो आप लोग रीचेक कर सकते हैं सब्जेक्ट कोड क्या रहता है। संकेतांक 348 और पूर्णांक है 70। समय 3 घंटे 15 मिनट, तो 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिल जाता है। ठीक है, 15 मिनट का टाइम मिलता है सर में चेक करने के लिए, क्वेश्चन पेपर वगैरह रीड करने के लिए। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और जो भी आवश्यकतानुसार उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। ठीक है, तो जो भी आपके उत्तर होंगे तो उस पर आप लोग क्या करेंगे, अगर कोई वो बना हुआ जैसे डायग्राम वगैरह दिया हुआ तो डायग्राम भी बना सकते हैं। और सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है, यानी सारे प्रश्न के अंक दिए हुए हैं, यानी जो एमसीक्यू है तो ये एक एक नंबर का हर एक क्वेश्चन है। तो अब सबसे पहले इसमें देख लेते हैं निम्नलिखित में किस पौधे में जल द्वारा परागण होता है। यक्का, जोस्टेरा, एमोर्फिलस, जलकुंभी। अच्छा, पतंगे द्वारा अगर पूछे तो यक्का हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादातर पतंगे द्वारा पूछा जाता है तो यक्का हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर पूछे जल द्वारा परागण किस में होता है, तो कौन सा पौधा जल में होता है उसी में जल द्वारा परागण होगा। जो पौधा जल में होगा यानी पानी में, तो उसी में जल द्वारा परागण भी होगा। तो कौन सा पौधा जल में होता है, तो ये ऑप्शन होगा 4 जलकुंभी। जलकुंभी जो है जल में पाया जाता है, तो इसमें जल द्वारा परागण होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अनुवांशिक कोड की विशेषता नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सी जो है अनुवांशिक कोड की विशेषता नहीं है? एक बार यहाँ पे क्वेश्चन पेपर ओपन कर लेते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन आपके हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन क्या क्या हैं यहाँ पे? जेनेटिक कोड ट्रिपलेट में होता है। ठीक है, नंबर 1 पहला ऑप्शन है जेनेटिक कोड ट्रिपलेट में होता है। दूसरा ऑप्शन है जेनेटिक कोड अपहासित होता है, यानी डीजेनरेट। और नंबर 3 पे जेनेटिक कोड संदिग्ध और सामान्य होता है। और नंबर 4 पे जेनेटिक कोड सार्वभौमिक होता है। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए थे कि जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होता है, तो ये बात सही है। जेनेटिक कोड हम लोगों ने पढ़ा कि ये ट्रिपलेट होता है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो अभी आगे लेक्चर्स जो आएंगे हमारे उसमें आप पढ़ सकते हैं कि जेनेटिक कोड क्या होता है, ट्रिपलेट। जैसे इनिशिएशन कोडॉन होता है तो AUG होता है। ठीक है, इस तरह से। या टर्मिनेशन कोडॉन होता है तो UAA होता है। तो ये डिफरेंट टाइप के जो है जेनेटिक कोड हैं जिसमें 3 का ट्रिपलेट बनता है। जेनेटिक कोड अपहासित होता है यानी डीजनरेट, और संदिग्ध और सामान्य होता है, और कोड सार्वभौमिक होता है। तो ये क्या है, सार्वभौमिक होगा, यानी जो जेनेटिक कोड ट्रिप्सिन बैक्टीरिया में ट्रिप्सिन बनाएगा वही जेनेटिक कोड हम लोग में भी ट्रिप्सिन बनाएगा। तो जेनेटिक कोड सार्वभौमिक होता है। तो चौथा ऑप्शन इसमें सही है। जेनेटिक कोड अपहासित भी होता है, डीजनरेट होता रहता है, यानी कि जेनेटिक कोड डीजनरेसी इसमें देखने को मिलती है ना। यानी जैसे 3 है तो 3 के बाद फिर नेक्स्ट 3 हम लोग पढ़ेंगे, एक को छोड़ देंगे, सॉरी कंटिन्यूसली पढ़ेंगे। मतलब 3 है तो उसके बाद नेक्स्ट 3 जेनेटिक कोड, जैसे AUG है, फिर GCC है तो AUG पढ़ने के बाद GCC पढ़ेंगे। इस तरह से जेनेटिक कोड क्या होता है, डीजनरेट होता है। और इसमें जैसे AUG लिखा हुआ है, अगर AU भी है और लास्ट का G नहीं है तो भी क्या होगा, वो इनिशिएशन कोडॉन की तरह काम करेगा, मेथियोनिन यानी बनाएगा। AUG जैसे मेथियोनिन बनाता है तो AUG है अगर, और उसमें G नहीं है, AU है, शुरू में खाया खाली AU है, तो भी वो वहाँ पे क्या करेगा, AU जो होगा, AU क्या बनाएगा, मिथ्योनिन बनाएगा। तो डीजेनरेसिस में देखने को मिलती है कि अगर तीसरा अवेलेबल नहीं भी है, जेनेटिक कोड 2 है, ठीक है, तीसरा नहीं है, तो वहाँ पे 2 ही क्या कर लेंगे, वो जो भी अमीनो एसिड बन रहा होगा उसको बना देंगे। ठीक है, तो इसमें थर्ड ऑप्शन जो था जेनेटिक कोड संदिग्ध और सामान्य होता है। ठीक है, तो ये चीज़ सही नहीं थी, संदिग्ध नहीं होता जेनेटिक कोड यहाँ पे, ये तीसरा पॉइंट गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, डेफिनेट होता है, यानी डेफिनेट अमीनो एसिड इससे बनते हैं, तो ये सामान्य या संदिग्ध नहीं होता है। ठीक है, ये इसकी विशेषता नहीं है जेनेटिक कोड की। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं हम लोग, तो इसमें ये क्या है, जेनेटिक कोड की स्पेस वो कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी गई थी। नेक्स्ट है यहाँ पे मैचिंग करनी है। मैचिंग में हम लोग देखते हैं कि देश दिया हुआ है एक कॉलम में, और एक कॉलम में लुप्त प्रजाति दिया हुआ है कि कौन सा देश है और कौन सी प्रजाति है। तो अगर हम लोग मॉरिशस का देखें, किसका देखें, मॉरिशस का, तो मॉरिशस जो है ये किस कंट्री से मैच करेगा, मॉरिशस ये जो है कंट्री है, ठीक है, न्यूजीलैंड के पास की कंट्री मॉरिशस, और ये लुप्त प्रजाति डोडो, तो डोडो से मैच करता है। मॉरिशस किससे मैच करेगा, डोडो से। डोडो जो है ये मॉरिशस को बिलोंग करता है। अफ्रीका में कौन सी लुप्त प्रजाति पाई जाती थी, क्वेगा। क्वेगा अब जो गायब हो चुकी है वो अफ्रीका में पाई जाती थी। अच्छा, यहाँ पे डोडो जो होता है ये मॉरिशस में पाया जाता है, ये बहुत क्या है, डरपोक जानवर होता है। ठीक है, जब बाहर से कुत्ते वगैरह वहाँ पे डॉग को बाहरी जो नस्लें होती हैं डॉग की, कुत्तों की, वो वहाँ पे लाई गई, तो उसकी वजह से वो काफ़ी डर गए, जिस वजह से वो धीरे धीरे उनका रिप्रोडक्शन कम हो गया, उनका वहाँ पे हैबिटेशन जो था वो कम हो गया, और डोडो धीरे धीरे करके विलुप्त हो गया। तो डोडो एक छोटा सा पक्षी होता है जो थोड़ा डरपोक प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेगा। क्वेगा अफ्रीका को बिलोंग करता है। फिर थैलासीन जो ऑस्ट्रेलिया से आता है, थैलासीन। ठीक है, ये कंट्री क्या, ऑस्ट्रेलिया इसकी थैलासीन की है। और रूस में देखने को मिलती है स्टेलर समुद्री गाय। समुद्री गाय जैसे समुद्री घोड़ा होता है, जैसे तरह समुद्री गाय भी होती है। समुद्री घोड़े के जैसे ही क्या होती है, समुद्री गाय होती है, और ये काफ़ी बड़ी बड़ी होती है, जैसे डॉल्फिन हो गया, डॉल्फिन या वेल हो गई, तो उस तरह की देखने को मिलेगी ये समुद्री गाय जो होगी, पॉर्पाइज बोलते हैं। ठीक है, तो ये रूस में देखने को मिलती है, स्टेलर समुद्री गाय जिसको बोलते हैं, ठंडी जगहों पे पॉर्पाइज वहाँ के समुद्र में देखने को मिलेगी। तो इस तरह से डोडो बिलोंग करता है मॉरिशस को, क्वेगा अफ्रीका को, थाइलासीन देखो डोडो मॉरिशस, क्वेगा का का है, यहाँ पे अफ्रीका में भी का लिखा हुआ है, थाइलासीन मिला है, ऑस्ट्रेलिया में भी ला। तो इस तरह से इसको याद कर लेंगे। स्टेलर रूस, स्टेलर है रा रूस इसमें। ठीक है, स्टेलर समुद्री गाय रूस को बिलोंग करती है ये। तो इस तरह से इसकी मैचिंग देख लेंगे। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो ये जो मैचिंग हमारी थी ये विलुप्त प्रजाति वाले, यानी वो जीव विविधता वाले चैप्टर से आई हुई है, बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर से। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पीसीआर के 3 चरण होते हैं। ठीक है, यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में आया हुआ ये क्वेश्चन। ठीक है, तो
पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में इसमें क्या बताया गया कि इसमें 3 चरण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पीसीआर के 3 चरण होते हैं। पीसीआर के 3 चरण होते हैं। पहला है निष्क्रियकरण, दूसरा है ताप स्थिरीकरण और तीसरा है प्रसार। तो ये पीसीआर में 3 स्टेप्स दे रखे हैं। यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का क्वेश्चन है। और इसमें क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में क्या होता है, इसको शॉर्ट में बता देते हैं कि इसमें कोई छोटा डीएनए सेगमेंट होगा तो उसको धीरे धीरे क्या करते हैं हम लोग बड़ा कर देते हैं, ताकि उसको फिंगरप्रिंटिंग उसकी निकालना आसान हो। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वगैरह जैसे करते हैं, डीएनए मैच वगैरह करते हैं, तो बहुत छोटा डीएनए होता है, तो डीएनए को मैच करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए क्या करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करते हैं, जिससे छोटा डीएनए जो है वो काफ़ी बड़ा कर देते हैं और फिर उन डीएनए को आपस में मैच करते हैं। तो यहाँ पे पीसीआर के 3 चरण हैं। निष्क्रियकरण, पहले इनएक्टिव करेंगे उस चेन को, मतलब उसके डबल हेलिक्स को, ताप स्थिरीकरण करेंगे और फिर प्रसार करेंगे। यहाँ पे ताप स्थिरीकरण करते हैं क्योंकि ये जो एंजाइम काम कर रहे होते हैं ये स्पेसिफिक टेम्परेचर के लिए होते हैं। और फिर इससे फिर क्या करेंगे, प्रसार, यानी इसको नई श्रृंखला उससे बनेगी डीएनए की और बढ़ाने का काम होगा। जैसे यहाँ पे एक ड्राइंग बना देते हैं इस चीज़ की, कि पहले हमने निष्क्रियकरण किया जैसे ये था, तो यहाँ पे निष्क्रियकरण में क्या हुआ कि जैसे डीएनए होता है, डीएनए इस तरह से होता है और ये बंधा हुआ डीएनए है, इसकी दोनों जो है चेन इस तरह से 2 श्रृंखलाएं होती है ना डीएनए में, तो 2 श्रृंखलाएं हैं, 2 चेन है, इसमें डबल हेलिक्स है, तो ये कैसे होती है, आपस में बॉन्डेड होती है। तो पहले इसको क्या करेंगे, नंबर 1 पे इसको हम लोग ताप स्थिरीकरण इसका करेंगे। ताप स्थिरीकरण का मतलब क्या है कि इसको एक स्टेबल टेम्परेचर पे ले आएंगे, और जिससे निष्क्रियकरण सबसे पहले होगा। निष्क्रियकरण में क्या होगा कि इसके दोनों जो हैं ये चेन अलग हो जाएंगी, दोनों श्रृंखला अलग अलग हो जाएगी। तो इसको सेपरेट कर देंगे हेलिकेज वगैरह एंजाइम से, या तो इसको सेपरेट कर दिए, दोनों स्ट्रैंड इसके अलग अलग हो गए, दोनों श्रृंखला ये बॉन्ड टूट जाएंगे, तो दोनों स्ट्रैंड इसके अलग हो गए। अब नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे ताप स्थिरीकरण। तो ताप स्थिरीकरण में क्या हो जाएगा, ताप स्थिरीकरण में कि इसमें ये एंजाइम आ जाता है टैग पॉलीमरेज, और टैग पॉलीमरेज को लिए किस तरह आता है, थर्मस एक्वाटिकस से। देखिए रीजन में लिखा हुआ है ये चीज़, रीजन में ये चीज़ लिखी हुई है। तो असर्शन रीजन क्वेश्चन यही होते हैं कि इसमें बताना होता है असर्शन ट्रू है या रीजन ट्रू है, या असर्शन रीजन दोनों ट्रू है, दोनों सही है, या असर्शन करेक्ट है और रीजन गलत है, या असर्शन गलत है या रीजन सही है। और अगर असर्शन सही है तो फिर रीज़न उसका सही एक्सप्लेनेशन या सही स्पष्टीकरण है कि नहीं है, तो ये चीज़ बतानी होती है कि अगर दोनों सही हैं तो क्या रीज़न उसका सही स्पष्टीकरण है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या है, कि इसको जो टेम्परेचर स्टेबल कर रहा है, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे आके टैग पॉलीमरेज काम करेगा और यहाँ पे प्राइमर वगैरह जुड़ जाएगा। टेम्परेचर स्टेबल करने से क्या होता है कि यहाँ पे प्राइमर वगैरह जुड़ जाते हैं और टैग पॉलीमरेज जुड़ जाता है। ठीक है, टैग पॉलीमरेज भी यहाँ पे जुड़ जाता है। थर्मो एक्वाटिकस इसका फुल फॉर्म है, थर्मो एक्वाटिकस पॉलीमरेज। ये एंजाइम मिलता है हमें एक बैक्टीरिया से मिलता है, थर्मस एक्वाटिकस। ये हॉट वेंट वगैरह में पाया जाता है, जो हॉट वेंट होते हैं, जो गर्म पानी के झरने पहाड़ वगैरह देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पे, या समुद्र में जो गर्म पानी के नीचे स्रोत होते हैं वहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो इनमें पाया जाएगा ये थर्मस एक्वाटिकस, और वहाँ से वो लिया जाता है कि बहुत हाई टेम्परेचर में भी ये डीएनए का रेप्लिकेशन कर सकता है। इसकी खासियत होती है थर्मस टैग पॉलीमरेज की कि बहुत हाई टेम्परेचर पे डीएनए का रेप्लिकेशन कर सकता है। तो यहाँ पे इसका प्राइमर आके लग जाएगा। ठीक है, आरएनए डीएनए डिपेंडेंट आरएनए प्राइमर ये होगा। तो डीएनए से ये अब ये क्या होगा, ये दोनों डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देगा प्राइमर। ठीक है, चलेगा और ये डीएनए की श्रृंखला बनाता जाएगा। ठीक है, ये डीएनए की श्रृंखला बनाता जाएगा। जब ये डीएनए की श्रृंखला बनती जाएंगी तो यहाँ पे इस तरह से जैसे ये है पूरा, तो इसमें डीएनए बनता जाएगा। टैग पॉलीमरेज प्राइमर लगा और टैग पॉलीमरेज भी साथ में लग गया, टैग पॉलीमरेज भी लग गया। प्राइमर के सपोर्ट से टैग पॉलीमरेज क्या करेगा, ये डीएनए की नई श्रृंखला यानी नई चेन बनाता जाएगा। तो यहाँ पे टैग पॉलीमरेज भी आकर जुड़ गया और ये डीएनए की नई चेन बना रहा है। तो इस तरह से हमारे पास ऊपर भी एक चेन बन जाएगी और नीचे भी एक चेन बन जाएगी, दोनों श्रृंखलाओं पे ये एक एक नई नई चेन बन जाएगी। ठीक है, तो ये इससे क्या होगा कि इसके जैसे एक हमारे पास डीएनए था, ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 डीएनए इस तरह से बन गया है, यानी इसकी लेंथ क्या वो बढ़ गई है, इसकी लेंथ बढ़ गई है, ऊपर भी डीएनए मिल गया और नीचे भी डीएनए, तो इस तरह से इसकी लेंथ बढ़ गई। ठीक है, तो ये पूरा वर्क होता है टैग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का। तो ये असर्शन तो सही है कि पीसीआर के 3 चरण होते हैं, निष्क्रियकरण, ताप स्थिरीकरण और प्रसार। ठीक है,
इनएक्टिवेशन, थर्मल स्टेबलाइजेशन और एक्सपेंशन। और ये भी सही है कि पीसीआर में टैग पॉलीमरेज का थर्मस एक्वाटिकस का इस्तेमाल होता है, और ये सही है क्योंकि ये क्योंकि लगा के हम इसको पढ़ते हैं। जब भी असर्शन रीजन क्वेश्चन आए तो आप एक बार क्योंकि लगा के पढ़ लीजिए, तो वहाँ पे पता चल जाता है कि सही एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। तो पीसीआर के तीन चरण होते हैं, निष्क्रियकरण, ताप स्थिरीकरण और प्रसार, क्योंकि पीसीआर में टैग पॉलीमरेज का प्रयोग होता है जो थर्मस एक्वाटिकस से प्राप्त होता है, जो थर्मस एक्वाटिकस से प्राप्त होता है। तो ये बात सही है। एक मिनट इसको चेक कर लेते हैं। तो असर्शन जो है वो सही है, और रीज़न भी सही है, और रीज़न क्या है, असर्शन का ट्रू एक्सप्लेनेशन है, यही सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अतिलघुत्री प्रश्न की, जो एक नंबर के भी आते हैं। किस पौधे के बीज में परिभ्रूणपोष उपस्थित होता है? तो एनसीईआरटी का ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसमें परिभ्रूणपोष पाया जाएगा। तो आप जानते हैं काली मिर्च जो होता है, काली मिर्च, इसमें परिभ्रूणपोष होता है, यानी भ्रूणपोष के चारों ओर जो होगा, यह कह सकते हैं कि चारों तरफ जो भ्रूणपोष होगा उसको हम क्या बोलते हैं, परिभ्रूणपोष ना। एम्ब्रियो के या भ्रूण के चारों ओर जो भ्रूणपोष होता है उसको क्या बोलते हैं, यानी हर तरफ से उसको घेरे हुए होगा। ठीक है। भ्रूणपोष कैसे बनता है? भ्रूणपोष बनता है डबल फर्टिलाइजेशन जब होता है, ठीक है, द्विनिषेचन होता है, तो वहाँ पे भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म बनता है और वो ट्रिप्लॉइड होता है। तो इसमें काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर में परिभ्रूणपोष देखने को मिलेगा। वह कोशिका जो एंड्रोजन हार्मोन का संश्लेषण करती है। एंड्रोजन जो होते हैं ये स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं, जो हमारे सेक्स हार्मोन होते हैं, टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, ये सब स्टेरॉइड हार्मोन है। तो एंड्रोजन हार्मोन स्टेरॉइड हार्मोन का ग्रुप होता है। अब मेल में कौन सा बनता है? टेस्टोस्टेरोन बनता है। किससे बनता है? लेडिक कोशिकाओं से, लेडिक सेल से बनता है। तो एंड्रोजन हार्मोन जो ये सब में ग्रुप है ना स्टेरॉइड हार्मोन का, जिसमें सेक्स हार्मोन्स आते हैं। तो ये एंड्रोजन हार्मोन कहाँ बनता है? टेस्टिस की लेडिक सेल में एंड्रोजन यानी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डार्विन के जैव विकास के सिद्धांत का मूल तत्व क्या है। डार्विन के जैव विकास सिद्धांत का मूल तत्व, तो डार्विन ने यही बात की थी कि प्रकृति का पर्यावरण जो होता है, जो पर्यावरण होता है या प्रकृति होती है, तो वो जीव के विकास पर प्रभाव डालती है। जिस तरह की प्रकृति होगी, जिस तरह का पर्यावरण होगा, तो जीव का विकास भी उसी तरह से होगा ना। कैसे ये चीज़ उन्होंने बताई थी जिराफ के एक्सप्लेनेशन से, कि जब पहले जिराफ दो तरह के थे, एक छोटी गर्दन वाले, एक लंबी गर्दन वाले। अब उस टाइम पे क्या हुआ कि पहले तो ज़मीन पे घास अवेलेबल थी, तो दोनों तरह के जिराफ रहते थे, और वो ज़मीन से भी घास खाते थे, और जो लंबी गर्दन जिनकी थी वो ज़मीन और पेड़ दोनों से घास खा लेते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जो ज़मीन पे जो घास थी वो धीरे धीरे विलुप्त होती चली गई, क्योंकि ख़त्म होती चली गई ना। ज़्यादातर जानवर उसको चर गया घास को, तो धीरे धीरे कमी हो गई, ज़मीन पे जो घास मिल रहा था वो कम हो गया। तो इस वजह से जो छोटी गर्दन वाले थे, तो जो पेड़ तक नहीं पहुंच पाते थे, वो क्या हो गए, विलुप्त हो गए। वो असल में धीरे धीरे मरने लग गए, उनकी संख्या कम होने लग गई। और जो लंबी गर्दन वाले थे वही बच पाए, क्योंकि उनको खाना मिल जाता था। ज़मीन पर घास तो नहीं होती थी, लेकिन पेड़ की पत्ती वगैरह खा के वो रह लेते थे। तो इससे क्या हुआ कि उन्होंने जो है लंबी गर्दन वाले जो थे वही सर्वाइव कर पाए, यानी वही रह पाए, और बाकी छोटी गर्दन वाले वो नहीं रह पाए। तो इस तरह से डार्विन के जैव विकास सिद्धांत का मूल तत्व क्या था? प्राकृतिक चयन, कि प्रकृति जो होती है वो किसी भी जीव के विकास में प्रभाव डालती है और जीव को चयन करती है, अच्छे गुण वाले जीव को चयन करती है। नेक्स्ट है तो डीएनए, डार्विन के जैव विकास का सिद्धांत का मूल तत्व पूछा। अच्छा, आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये ज़रूर बताइएगा कि डार्विन का जो हम लोग जैव विकास पढ़े हैं, तो इसके मुख्य बिंदु क्या क्या थे। इसका कमेंट में जरूर वो दीजिएगा आंसर, कि डार्विन के जैव विकास के सिद्धांत के मुख्य बिंदु क्या क्या थे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे डीएनए अनुक्रम 5 प्राइम एटीजीसी, सीएटीजीसी, एटीजीसी 3 प्राइम है, तो एमआरएनए का अनुक्रम क्या होगा? ठीक है, ये बताना है। तो यहाँ पे 5 प्राइम एटीजीसी दिया हुआ है, सीएटीजीसी, तो ये हम लोग जानते हैं यहाँ पे किस तरह से इसको करते हैं कि डीएनए से हमें क्या बनाना है, आरएनए। ये चीज़ हम लोग देखेंगे, डीएनए से बनाना क्या है, आरएनए बनाना है, एमआरएनए बनाना है। तो डीएनए से जब भी आरएनए बनाते हैं, अब आरएनए में क्या होता है कि आरएनए में यहाँ पे आरएनए को जब हम लोग देखते हैं तो आरएनए में थाइमिन नहीं होता। ठीक है, आरएनए में थाइमिन नहीं होता, डीएनए में थाइमिन होता है, आरएनए में थाइमिन नहीं होता। तो अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे जैसे एडेनिन दिया है, तो एडेनिन से थाइमिन को ना जोड़ के यूरेसिल को जोड़ेंगे, यानी एडेनिन जहाँ पे दिया है वहाँ पे यूरेसिल कर देंगे, थाइमिन जहाँ पे दिया वहाँ पे एडेनिन आ जाएगा, क्योंकि आरएनए में एडेनिन तो होता है। ग्वानिन जहाँ पे वहाँ साइटोसिन यानी कॉम्प्लीमेंट्री पूरा किसके न्यूक्लियोटाइड आ जाएंगे। तो एडेनिन से थाइमिन जुड़ता है। असल में क्या होता है कि एडेनिन से कौन जुड़ता है, एडेनिन से थाइमिन, यानी आरएनए में एडेनिन की जगह क्या आना चाहिए, थाइमिन आना चाहिए। लेकिन अब आरएनए में क्या होता है, थाइमिन तो होता नहीं, तो थाइमिन कैसे आएगा? तो यूरेसिल
होता है तो यूरेसिल को ले आएंगे, एडेनिन के साथ यूरेसिल को ले आएंगे, जहाँ पे एडेनिन होगा वहाँ पे यूरेसिल को ले आएंगे, और जहाँ पे थाइमिन होगा तो थाइमिन तो डीएनए में होता है लेकिन आरएनए में थाइमिन की जगह क्या जाएगा, थाइमिन से एडेनिन जोड़ेंगे, तो एडेनिन तो आरएनए में होता है तो एडेनिन तो आएगा ही आएगा, बस थाइमिन नहीं आएगा, थाइमिन की जगह एडेनिन आएगा, ग्वानिन की जगह साइटोसिन आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से बनेगा, ग्वानिन की जगह साइटोसिन और साइटोसिन की जगह ग्वानिन आ जाएगा। ठीक है, यूएसीजी इस तरह से ये हो जाएगा, इसका 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन की आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको डीएनए पूछ दे कि डीएनए अनुक्रम से संरचना डीएनए बनाना है आपको या टेम्पलेट डीएनए बनाना है, ये असल में वो दिया हुआ है। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे कूट लेखन रज्जुक दिया हुआ, कूट लेखन रज्जुक। और अगर टेम्पलेट पूछ दे, टेम्पलेट डीएनए या संरचना डीएनए, तो किस तरह से बनेगा, तो इसी का यूएसीजी जैसे दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग क्या कर दिया, एटीजीसी जैसे दिया हुआ था, तो यहाँ पे एडनिन के साथ थाइमिन जोड़ेंगे, क्योंकि डीएनए में थाइमिन हो सकता है, तो एडनिन के साथ थाइमिन उसमें जोड़ देंगे, थाइमिन के साथ एडनिन, ग्वानिन के साथ साइटोसिन, और 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन उल्टी हो जाती है। डीएनए से डीएनए का पूछे तो डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, और जो यहाँ पे दिया उसका कॉम्प्लीमेंट्री जोड़ देंगे। एमआरएनए पूछेगा तो डायरेक्शन सेम रहेगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, और इसमें एडनिन यूरेसिल जोड़ देंगे, थाइमिन के साथ एडनिन जोड़ देंगे। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं। तो आपको याद रखना है हमेशा कि पृथ्वी का फेफड़ा यानी सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, फेफड़े का काम क्या होता है कि ऑक्सीजन को शरीर में ले जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कहाँ पे बनती है, तो अमेजन रेन फॉरेस्ट जो होते हैं। ठीक है, अमेजन के जंगल, तो अमेजन के जंगल जो होते हैं, अमेजन रेन फॉरेस्ट जिनको बोलते हैं, अमेजन वर्षावन, तो वहाँ पे क्या है कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन बन रही होती है, बहुत ज़्यादा पेड़ है ना वहाँ पे। ठीक है, कई ऐसी वहाँ पे प्रजातियाँ हैं, ठीक है, जीवों की या कीट की भी कई ऐसी प्रजातियाँ जो अभी तक खोजी भी नहीं गई हैं, तो वहाँ से पूरी तरह से डिस्कवर नहीं किया गया है उस रेन फॉरेस्ट को, अमेजन के रेन फॉरेस्ट को। तो बहुत बड़ा जंगल है वो, बहुत घना जंगल है। तो उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अर्थ की मैक्सिमम ऑक्सीजन जो है ये अमेजन रेन फॉरेस्ट से आती है। तो यहाँ पर पृथ्वी का फेफड़ा किसको बोलेंगे, अमेजन वर्षावन, अमेजन रेन फॉरेस्ट को। बिंदु उत्परिवर्तन क्या, अब हमारा नेक्स्ट लघुत्तरी प्रश्न स्टार्ट हो जाता है। लघुत्तरी प्रश्न, और ये प्रश्न कितने नंबर का है, 2-2 नंबर के होते हैं, जनरली 2-2 नंबर के होते हैं। बिंदु उत्परिवर्तन क्या, उदाहरण से बताना है। तो पहला क्वेश्चन है बिंदु उत्परिवर्तन के बारे में बताना है। तो बिंदु उत्परिवर्तन क्या होता है, जीन के एक ही न्यूक्लियोटाइड में उत्परिवर्तन को बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं ना। जब जीन के एक न्यूक्लियोटाइड में कोई उत्परिवर्तन हो जाए, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं। तो शुगर यहाँ पे लिख देते हैं कि फॉस्फेट ग्रुप यानी P प्लस शुगर यानी डीऑक्सीराइबोस, डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोस, आरएनए है तो राइबोस, और प्लस फॉस्फेट शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस एन, PSN, ये याद रखना है। PSN न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, PSN होते हैं। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप, शुगर और न्यूक्लियोटाइड एनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, या अगर आरएनए है तो यूरेसिल। तो इस तरह से PSN, इनसे मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनता है। अब बिंदु उत्परिवर्तन क्या होगा कि जैसे ये PSN है तो इसमें न्यूक्लियोटाइड में कोई चेंजमेंट आ जाए। ठीक है, क्योंकि डीएनए की यूनिट क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड होती है। डीएनए की यूनिट हम कह सकते हैं जीन की यूनिट भी, क्योंकि जीन क्या होता है वो डीएनए का हिस्सा तो होता है, जीन जो होता है वो डीएनए का हिस्सा होता है। जैसे हम एक डीएनए बनाते हैं, यहाँ पे एक डीएनए बनाए, बहुत अच्छा डायग्राम तो नहीं बन पा रहा है इसमें, तो यहाँ पे ये डीएनए है हमारा। ठीक है, तो डीएनए का हम लोग एक हिस्सा ले लेते हैं। ठीक है, डीएनए में इस तरह से बेस पेयर होते हैं ना, पूरे डीएनए में बेस पेयर है यहाँ पे, तो इसका इतना हिस्सा जैसे हम लोग ले लें, डीएनए का इतना हिस्सा ले लें, ये क्या हो जाता है, ये जीन हो जाता है। डीएनए का एक हिस्सा जीन, और जीन में क्या होते हैं, अलग अलग न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड जो है ना, किसी एक न्यूक्लियोटाइड में भी अगर चेंजमेंट आ जाएगा, किसी एक न्यूक्लियोटाइड में भी अगर, जैसे मान लो हम लोग ये वाला न्यूक्लियोटाइड ले रहे हैं ना, तो इसमें फॉस्फेट ग्रुप भी है, बेस भी है, शुगर भी है। ठीक है, कोई एक न्यूक्लियोटाइड ले रहे हैं, तो न्यूक्लियोटाइड में अगर किसी तरह का चेंजमेंट आ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, बिंदु उत्परिवर्तन, पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन, यानी उसके न्यूक्लियोटाइड में चेंजमेंट आ जाता है ना, किसी एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड में वहाँ पे चेंजमेंट आ जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मानव जीनोम परियोजना की 2 विशेषताएं। यहाँ पे पूछी गई थी कि मानव जीनोम परियोजना की 2 विशेषताएं बतानी है। ठीक है, तो मानव जीनोम परियोजना बताए थे। मानव जीनोम परियोजना क्या होती है, ठीक है, तो ये स्टार्ट किया गया था सन 2000 के आसपास, ये परियोजना स्टार्ट की गई थी। ठीक है, और इसमें क्या था कि इसमें ह्यूमन के डीएनए का, यानी मनुष्य के डीएनए का अनुक्रम पूरा जो है
जो भी जीन वगैरह होते हैं, ठीक है, डीएनए होते हैं, तो उसका एक तरह से डिटेल्स निकाली गई, और उसको जो भी डीएनए या जीन था उसके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स थे, क्योंकि जो भी मनुष्य के या किसी जानवर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके लक्षण होते हैं, उसके गुण होते हैं, वो जीन के अकॉर्डिंग होते हैं, या उसके क्रोमोसोम जीन पे वो एक तरह से उस पर क्या रहते हैं, उसमें उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन रहती है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक या जीन की इन्फॉर्मेशन रहती है, सूचना रहती है। तो इस पूरे जीन को जो है मैपिंग की गई, उसकी सीक्वेंसिंग की गई, यानी उसका मानचित्र वगैरह, अनुक्रमण, ये सब बोलते हैं जिसको हिंदी में, कि मैपिंग की गई, सीक्वेंसिंग, खोजा गया उसको, फिर उसको सीक्वेंस से लगाया गया अलग अलग जीन को, कि ये हाइट का जीन है, ये किसका है, हाइट का है, या कलर का है, हेयर कलर का, या स्किन कलर का। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप के जीन, क्रोमोसोम जो भी थे, उनको क्या किया गया, उनकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर लिया गया कंप्यूटर में, जिससे कि उसको एक्सेस करना आसान हो सब इंसानों का। जो है कुछ लोगों पे ये सर्वे किया गया, कुछ इंसानों पे, और उनसे फिर बाकी मनुष्यों का भी उसका जो है जीन का, यानी बाकी ह्यूमंस के जीन का भी अलग अलग जगह, क्योंकि डिफरेंट जगह पे डिफरेंट टाइप के ह्यूमंस रहते हैं ना। अमेरिका में गोरे लोग होते हैं, इंडिया में थोड़े डार्क कलर के हो सकते हैं, और अफ्रीका वगैरह में ज़्यादा डार्क कलर के होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट जो भी जगह थी, कहीं पे लोग कम उसके होते हैं हाइट के, कहीं पे ज़्यादा हाइट के होते हैं, तो ये सब तरह के इंफॉर्मेशन जो थी कंप्यूटर में स्टोर कर ली गई, जिससे कि क्या हो कि आगे आने वाली टाइम में इंसान के लिए कोई वैक्सीन बनाना या दवाई बनाना आसान हो जाए। तो ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था। और इसके बाद फिर ह्यूमन का जीनोम पूरा डिस्कवर करने के बाद फिर क्या किया गया कि और भी जो ऑर्गेनिज्म थे उनके जीनोम का भी इंफॉर्मेशन को, उनके जीनोम की इंफॉर्मेशन को भी स्टोर करके लाइब्रेरी वगैरह बनाई गई, ठीक है। ये सब इसीलिए किया जाता है ताकि समय पड़ने पे कोई रिसर्च अगर करनी हो तो उसके लिए इंफॉर्मेशन मिल जाए, या कोई वैक्सीन या कोई दवाई बनानी है ह्यूमन से रिलेटेड, ठीक है, किसी बीमारी के लिए, तो वो बनाने में आसानी हो। जैसे कोरोना वगैरह में जो वैक्सीन बनाई गई थी, तो वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन को हम लोग यूज़ करके बनाए थे। तो यहाँ पे मानव जीनोम परियोजना जो होती है इसकी दो विशेषताएं, पहला संपूर्ण मानव डीएनए अनुक्रम इसमें मिल जाता है, ठीक है, पूरे मानव के जितने भी जीन हैं, क्योंकि इस चीज़ को अगर हम परियोजना न बनाते तो मानव में इतने सारे डीएनए, इतना ज़्यादा डीएनए है, और फिर इतने उस डीएनए में भी इतने सारे पार्ट हैं, डीएनए के बहुत सारे, यानी जीन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उसको स्टडी करना बहुत मुश्किल था। तो कंप्यूटर की हेल्प से यहाँ पे क्या किया गया, कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी की हेल्प से उस चीज़ को पूरा स्टोर कर लिया गया कंप्यूटर में, कंप्यूटर नेटवर्क पे। तो ये जो है मानव डीएनए अनुक्रम का निर्धारण किया गया, और जीनों का मानचित्रण है अनुक्रमण किया गया, यानी जीन मैपिंग वगैरह, क्रोमोसोम मैप वगैरह बनाया गया। बुक में क्रोमोसोम मैप का डायग्राम भी दिया रहता है, तो मैपिंग वगैरह की गई, उनका सीक्वेंस से लगाया गया कि पहले ये जीन आएगा, फिर ये जीन, फिर इस कैरेक्टर का आएगा, अपना डिफरेंट कैरेक्टर की जीन को सीक्वेंस में लगा दिया गया। तो ये दो विशेषताएं थी मानव जीनोम प्रोजेक्ट की। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रोगों के जैव नियंत्रण में प्रयुक्त सूक्ष्मजीव ना। जैव नियंत्रण में क्या क्या लेते हैं, बैसिलस थ्रेंजिएंसिस लेते हैं और ट्राइचोडर्मा, ये दो लेते हैं जैव नियंत्रण में, सूक्ष्मजीव लेते हैं। पहला जीवाणु बैसिलस थ्रेंजिएंसिस और दूसरा है कवक ट्राइचोडर्मा, ठीक है। तो जैव नियंत्रण में, जैव नियंत्रण यहाँ पे दिया हुआ है ना कि जैव नियंत्रण के रूप में गा जो क्वेश्चन था आपका लघुत्री में, रोगों का जैव नियंत्रण के रूप में प्रयोग होने वाली किसी एक जीवाणु और एक कवक का नाम लिखना था, ठीक है। एक जीवाणु और एक कवक का नाम लिखना था, तो जीवाणु हो जाएगा बैसिलस थ्रेंजिएंसिस और कवक क्या हो जाएगा, ट्राइचोडर्मा। बैसिलस थ्रेंजिएंसिस आपको पता है बीटी कॉटन, वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है, बीटी कपास जो होता है, ठीक है, बीटी फसलें होती हैं, तो उसमें बैसिलस थ्रेंजिएंसिस जो जीवाणु होता है उसके क्राइजीन का यूज़ किया जाता है। क्राइजीन क्या कहता है, ये असल में क्राइजीन जो होता है बैसिलस थ्रेंजिएंसिस का जो क्राइजीन होता है, इससे क्राई प्रोटीन बनता है। और ये क्राई प्रोटीन क्या करता है, ये क्राई प्रोटीन इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, इंसेक्ट्स के लार्वा, तो उनको मारने का काम करता है, ठीक है। तो अब इस जीन को हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है, बैसिलस थ्रेंजिएंसिस के जीन को निकाल लेते हैं, उसको प्लांट में इंसर्ट कर देते हैं, प्लांट के डीएनए में डाल देते हैं, यानी कॉटन कपास वगैरह जिसमें कि लार्वा लगते हैं ना, कीड़ों के लार्वा लगते हैं, ठीक है, तो उसमें इस जीन को डाल देते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि कपास की फसलें जो होती है कॉटन की, वो कीड़ों के लार्वा से जो है बहुत तेज़ी से ख़राब हो जाती है, लार्वा उसको खा जाते हैं, ख़राब कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि फसलें बहुत तेज़ी से ख़राब हो रही होती हैं। तो ये जीवाणु के जीन को निकाल के, ठीक है, बैक्टीरिया के जीन को निकाल के, बैसिलस थ्रेंजिएंसिस कौन सा जीन, क्राई जीन, उसको निकाल के प्लांट के उसमें डीएनए में इंसर्ट कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है, प्लांट भी क्राई प्रोटीन बनाने लगता है, यानी वो विष बनाने लगता है कि अगर उसको लार्वा खाएगा, ठीक, उसकी पत्ती या उसकी जड़ वगैरह को लार्वा खाएगा, तो लार्वा में वो क्राई प्रोटीन चला जाएगा और वो उसकी आंतों में जाकर उसको पंचर कर देता है, छेद कर देता है उसमें, जिससे कि उसमें ब्लड वगैरह ब्लीडिंग होने लगती है और वो मर जाता है लार्वा। तो इस तरह से लार्वा खुद ब खुद मरने लगते हैं जब वो प्लांट को खाएंगे, क्योंकि प्लांट को जैसे ही उसकी एक आध पत्ती खाएंगे, थोड़ा सा रूट का कोई पार्ट खाएंगे, वो तुरंत उसके अंदर क्राई प्रोटीन चला जाएगा और क्राई प्रोटीन को मार देगा। तो ये जैव नियंत्रण में एक तरह से काम में आता है ना।
यानी ये क्या है, जीवाणु बैसिलस thuringiensis, और इस तरह से कवक होता है ट्राइकोडर्मा, इसका भी यूज़ किया जाता है जैव नियंत्रण में। यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी डिसीज़ वगैरह है इसका रिडक्शन कर रहे हैं, इसको रोक रहे हैं। ठीक है, तो बायोलॉजिकल कंट्रोल जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये बैक्टीरिया से होता है और फंगस से होता है। तो ये इसको दो एग्जाम्पल याद रखने हैं, और जब आप इसको पेपर में लिखेंगे तो इसको दोनों को अंडरलाइन कर देंगे, डिफरेंट बैसिलस को अलग अंडरलाइन और थ्रिंजियसिस को, क्योंकि तिरछा तो लिखना नहीं होता है। ठीक है, तिरछा लिखना सिर्फ कंप्यूटर में प्रिंट जब होगा तब वो तिरछा लिखा रहेगा, प्रिंट में तिरछा होता है, इटैलिक होता है। बाकी आप जब इसको पेपर में लिखेंगे तो दोनों को अंडरलाइन जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये साइंटिफिक नेम है ना, बैसिलस थ्रिंजियसिस और ट्राइकोडर्मा। ठीक है, तो इसको अलग अलग अंडरलाइन कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ था लघु 3 में, चौथा क्वेश्चन, रिवर्ट पोपर परिकल्पना को किसने दिया और इस परिकल्पना के आधार पर पारितंत्र की मुख्य जातियां की तुलना किससे की गई है। यानी रिवर्ट पोपर के बारे में पूछा है, ये कौन सी रिवर्ट पोपर परिकल्पना क्या थी और इसमें पारितंत्र की मुख्य जातियों की तुलना की गई है। ठीक है, तो इसमें हम लोग बात करते हैं रिवर्ट पोपर हाइपोथेसिस में ये परिकल्पना किसने दी, पॉल एरिश ने दी थी। ठीक है, पॉल एरिश ने ये परिकल्पना दी थी। और ये रिवर्ट पोपर क्या होता है उन्होंने बताया पॉल एरिश ने, कि जो हमारा पारितंत्र है, जो हमारा जैसे हम लोग जहाँ पे हैं, आसपास का पर्यावरण हमारा है और जो जीव जंतु हमारे आसपास के हम खुद हैं, तो ये सब एक तरह से एक विमान की तरह, एक एरोप्लेन की तरह है। अब एरोप्लेन में क्या होता है कि उसमें एक एक नट बोल्ट जो उसका होता है, ठीक है, एक एक स्क्रू, एक एक नट बोल्ट, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, खासकर उसके विंग में जो होता है। तो अगर नट बोल्ट एक या एक से ज़्यादा नट बोल्ट अगर उसमें से निकाल लिए जाए तो फिर वो डिसबैलेंस हो जाएगा, हवा में उड़ नहीं पाएगा एरोप्लेन। ठीक है, उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो उसी तरह से हमारा क्या है, इकोसिस्टम या हमारा पारितंत्र जो है, ये भी इसी तरह से हमारा आसपास का पर्यावरण और हम लोग इसी तरह से एक दूसरे से संबंधित हैं। अगर हम में से कोई भी एक प्रजाति कम हो जाएगी तो इससे पर्यावरण पर असर पड़ेगा। ठीक है, और पर्यावरण क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। यानी पारितंत्र जो हमारा है, जो हमारे आसपास के जीव है और हमारा पर्यावरण है, तो ये सब अस्थिर हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं रिवर्ट पोपर हाइपोथेसिस। और ये रिवर्ट पोपर हाइपोथेसिस जो है, ठीक है, ये पॉल एरिश ने दी थी। रिवर्ट का मतलब ही क्या है, वहाँ पे जो कील वगैरह होती है ना, उसको बोलते हैं हम लोग। तो उन्होंने प्रजाति को रिवर्ट बताया था कि प्रजाति भी उसी कील की तरह से, स्क्रू की तरह से, जो एरोप्लेन में लगी होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा क्यों होता है। ठीक है, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड जो है ये सदैव सीधा क्यों होता है, ये चीज़ बतानी है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऊर्जा का पिरामिड यहाँ पे बना लेते हैं कि ये सीधा क्यों होता है। ठीक है, देखो बोला है कि प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा कुछ भाग नष्ट हो जाती है उष्मा के रूप में, इसलिए ऊपर की ओर ऊर्जा घटती जाती है। तो सीधी सी बात है, उष्मा जैसे जैसे ऊपर उठता जाती जाएगी, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म को दूसरा ऑर्गेनिज्म खाएगा, दूसरे को तीसरा खाएगा। ठीक है, तो कुछ ऊर्जा तो उष्मा के रूप में नष्ट हो जाएगी, ठीक है, उसको शरीर को गर्म रखने में, और बाकी कुछ उष्मा वो आगे जाएगी। जैसे हम लोग जानते हैं कि ये हमारा होता है सन, तो सन जो होता है, ठीक है, ये है सन, बना देते हैं यहाँ पे अच्छा सा, और इस सन से लाइट आ रही है, तो ये लाइट कितनी आ रही है, मान लीजिए ये लाइट आ रही है 1,00,000 जूल। कितनी आ रही है, 1,00,000 जूल। 1,00,000, ठीक है, इतनी लाइट आ रही है। अब जो प्लांट होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो कितनी लाइट लेते हैं, सनलाइट, क्योंकि उनको फोटोसिंथेसिस करना है, अपना फूड बनाना है। ठीक है, उनको फोटोसिंथेसिस करना है, अपना फूड बनाना है, तो इसलिए वो कितनी लाइट लेंगे, 1,00,000 से ये लाइट लेंगे, 1 जीरो कम कर 2 जीरो कम कर देते हैं यहाँ पे, 1%, ये ना यहाँ पे 1% होता है। क्या होता है, 1% लॉ लगता है कि ये लोग पेड़ पौधे जो होते हैं ये कितनी लाइट लेते हैं, 1% लाइट लेते हैं। ठीक है, ये 1% लाइट लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 लिख देते हैं, परसेंट लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है कुछ लग रहा। ठीक है, तो 1 लिख देते हैं कि 1% लाइट, चलो लिखा गया 1% लाइट ये प्लांट लेते हैं। तो इसका 1,00,000 का 1% कितना हो जाएगा, 1,00,000 का 1% हो जाएगा 1,00,000 का 1%, 1,00,000 था ना, तो 1,000 हो जाएगा, 1,000, 1,00,000 का 1% होगा 1,000। ठीक है, अगर आपको थोड़ी बहुत मैथ में ना, मैथ की कैलकुलेशन, क्योंकि आप बायो के स्टूडेंट है तो बायो के स्टूडेंट की मैथ थोड़ी सी वीक हो जाती है, लेकिन यहाँ पे आप परसेंट निकालेंगे कि 1,00,000 जैसे जूल एनर्जी सनलाइट से आ रही है, तो वो एनर्जी का 1,000, ठीक है, जूल, ये इसको मिलेगा प्लांट को। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि 1% रूल लगता है यहाँ पे, सनलाइट का सिर्फ 1% पार्ट ही प्लांट लेता है।
तो इस तरह से इसको एनर्जी मिली। नेक्स्ट इसके बाद जो इसके ऊपर ऑर्गेनिज्म होंगे, ठीक, यहाँ पे हम लोग स्लाइड है, तो ये क्या होता है कि नेक्स्ट इसके ऊपर कौन है, इसको कौन खाता है, इसको इंसेक्ट खाते हैं, ठीक है। प्लांट को कौन खाता है, प्लांट को इंसेक्ट खाते हैं ना। तो यहाँ पे इंसेक्ट हमने बना दिए, ठीक है। जनरल जल्दी से इसको डायग्राम बना रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा अच्छा डायग्राम तो बनेगा नहीं, ठीक है, नॉर्मल सा डायग्राम बना देते हैं जल्दी से। तो ये इसको इंसेक्ट खा रहे हैं, ठीक है। इंसेक्ट जब इसको खा रहे हैं, ईट कर रहे हैं, तो इनको कितनी एनर्जी मिलेगी, तो अभी यहाँ पे 10% लॉ लगेगा, क्या लगेगा, 10% लॉ, ठीक है। जब प्लांट जो है एनर्जी लेते हैं सनलाइट से तो 1% लॉ लगता है, और जब ये प्लांट से इंसेक्ट एनर्जी लेते हैं तो 10% लॉ, यानी इसको जब खाएगा तो सिर्फ 10% एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो 1000 का 10% कितना होता है, 100 होता है। 1000 का 10% 100 होता है। 1000 का 10% कितना होता है, 100 होता है। नेक्स्ट क्या है कि अब यहाँ पे जब इसको क्या खाएगा, मेढक खाएगा इसको, जैसे ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं तो उसमें मेढक होता है, कीड़ों को खाता है, ठीक है। तो मेढक इसको खा लेगा ना, मेढक है, ठीक है, जिसकी बड़ी बड़ी आँख बना दी है मेढक की, तो ये मेढक है, ठीक है ना। मेढक जब इसको खाएगा तो ये कितना मिलेगा, इसको भी 10%, 100 का 10% 10 होता है, ठीक है। 100 का 10% 10 हुआ, ठीक है। 10% इसको हर लेवल पे यहाँ पे 10% लगती है, ठीक है, 10% रूल लगेगा। तो 100 का 10% इसको, यानी 10 जूल इसको मिली मेढक को एनर्जी, और फिर मेढक से किसने खाया, सांप ने खाया, सांप ने, तो सांप को कितनी मिली, 1 जूल एनर्जी, सांप को कितनी मिली, 1 जूल एनर्जी। 10 का 10% एक ही हुआ ना, 10 का 10% एक हुआ। तो इस तरह से ये क्या होता है कि जब जैसे जैसे ऊपर जाते जाएगा यहाँ पे क्या होगी, ठीक है, उच्च स्तर पे पिरामिड में ऊष्मा ऊर्जा जो होगी वो कम होती जाएगी, बाकी ऊष्मा जो ऊर्जा होगी वो ऊष्मा के रूप में पर्यावरण में मुक्त हो जाएगी। तो यहाँ पे 1000 से 100 हुआ, 100 से 10, 10 से 1, तो इस तरह से क्या हमने देखा, ये सीधा पिरामिड बन रहा है, धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, ये पिरामिड क्या हो रहा है, धीरे धीरे ऊपर से छोटा होता जा रहा है ना। तो इस तरह का पिरामिड बनता है, ये इस तरह का पिरामिड बनता है, 1000, 100, 10, 1 जूल ना। तो यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में पिरामिड कैसा बनता है, तो ये सदैव सीधा बनता है, एनर्जी वाला पिरामिड हमेशा सीधा बनेगा। और इसमें हमने क्या देखा, 1% रूल लगता है और 10% रूल लगता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा एनर्जी किसको मिलेगी, प्लांट को, उससे कम उसको प्लांट को जो ईट करेंगे, और उससे कम जो प्लांट से कोई इसको इंसेक्ट को ईट करेंगे, और इंसेक्ट से कम ये मेढक के बाद सांप मेढक को ईट करेगा तो उसको और कम एनर्जी मिलेगी ना। इसीलिए शायद फोकस किया जाता है कि वेजिटेरियन फूड ज़्यादा लोग खाएं, ठीक है। वेजिटेरियन फूड से क्या होगी कि ज़्यादा एनर्जी मिलती है, और जैसे जैसे लोग मीट वगैरह नॉनवेज वगैरह खाते हैं तो उसमें एनर्जी कम रहती है और वो प्रोटीन ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे लघु त्रिप्रश्न, ये दूसरे टाइप के हैं, ठीक है, सेकंड टाइप के। तो ये भी ये 3 नंबर के होते हैं, ठीक है। एक लघु त्रिप्रश्न 2 नंबर के अभी हम लोग पढ़ रहे थे, अब ये 3 नंबर वाले लघु त्रिप्रश्न है। तो इसमें क्या होता है, 3 नंबर वाले लघु त्रिप्रश्न में चित्र आधारित प्रश्न बीज अंकुरण संबंधित। यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ था क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में एक चित्र था, वो चित्र आपके लिए हम लोग स्लाइड में ऐड कर देंगे, उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो इस चित्र में बताना था कि यहाँ पे किस चीज़ का चित्र ये बना हुआ है, तो द्विबीजपत्री बीज का अंकुरण इसमें दिखा है, क्योंकि इसमें स्कूटेलम बना हुआ पर एक बीजपत्र बना हुआ है। तो इसमें हमने ये क्या पता चल जाता है कि द्विबीजपत्री बीज का अंकुरण है, ठीक है। ये फर्स्ट चैप्टर में ये चीज़ आती है। भूमांकुरित और प्रांकुरित में अंतर, ठीक है। असल में ये क्वेश्चन नहीं था, ये थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गई है। मूलांकुर चोल था और प्रांकुर चोल पूछा था। मूलांकुर चोल और प्रांकुर चोल क्या होते हैं, तो मूलांकुर चोल होते हैं जो जड़ के ऊपर जो कवरिंग होती है, और प्रांकुर चोल जो होता है जो स्टेम बनने वाला है, प्रांकुर यानी बनने वाला है, ठीक है। तो बाद में वो स्टेम बनेगा ना, तना बनेगा, तो उसके ऊपर जो कवरिंग होगी उसको बोलेंगे प्रांकुर चोल, ठीक है। मूलांकुर चोल और प्रांकुर चोल, रेडिकल और प्लोम्यूल के ऊपर जो कवरिंग होती है। अभी असल में होता क्या है, ठीक है, मूलांकुर चोल और प्रांकुर चोल कोलियोराइज और कोलियोप्टाइल बोलते हैं ना, कोलियोराइज और कोलियोप्टाइल, ठीक है। तो ये असल में होता क्या है, ये कवरिंग है, क्योंकि जब सीड हम लोग बोते हैं, ठीक है, सीड को सो करते हैं मिट्टी में, बीज बोएंगे, तो बीज क्या होगा, उसमें से फिर वो जर्मिनेशन होगा, यानी उसमें से रेडिकल निकलेगा, प्लूम्यूल फिर निकलेगा बाद में। पहले रेडिकल निकलता है जिससे रूट बनती है, फिर प्लूम्यूल निकलता है जिससे स्टेम या तना बनता है। तो यानी मूलांकुर और प्रांकुर निकलते हैं। जैसे हम लोग चने को भिगोएं तो चने में हम लोग देखते हैं कि उसमें एक पूर्ण जैसा ऐसा कुछ निकलता है, ठीक है, अंकुर निकलता है, वो अंकुरित होता है, तो उसमें पहले मूलांकुर निकलता है ना, वो चीज़ निकलती है। और अगर हम लोग बीज को मिट्टी में बो देंगे, ठीक है, तो वो मूलांकुर क्या है, वो जड़ बना लेगा, बड़ा सॉफ्ट सा होता है, तो उसके ऊपर एक कवरिंग होनी चाहिए, वरना तो क्या होगा, जब उसको बोएंगे हम तो मिट्टी में घिस जाएगा, ठीक है, उसमें डेसिकेशन हो जाएगा, वो घिस जाएगा।
तो उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, उसको बोलते हैं मूलांकुर चोल, ठीक है, या कोलियोराइजा। नेक्स्ट इसके ऊपर जब हम लोग उसको मिट्टी में बो देंगे तो एक और उसी के जस्ट बगल से ऊपर से एक और निकलेगा वो अंकुर, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे प्रांकुर, ठीक है, प्रांकुर या प्लूम्यूल बोलते हैं। तो प्रांकुर के ऊपर भी एक कवरिंग होनी चाहिए क्योंकि वो मिट्टी को उसको फाड़ के ऊपर आना है, ठीक है, तो उसमें वो घिस सकता है। तो इससे क्या होगा कि उसके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं कोलियोप्टाइल, ठीक है, कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा, ये दो कवरिंग होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है, प्रांकुर चोल और मूलांकुर चोल। कहाँ पे होता है ये? प्रांकुर चोल होता है प्लूम्यूल यानी प्रांकुर के ऊपर, और मूलांकुर चोल होता है इसका डायग्राम यहाँ पे दिया रहेगा तो आप लोग उसको देख सकते हैं, ठीक है। मूलांकुर चोल जो है वो मूलांकुर के ऊपर होता है, रेडिकल के ऊपर। फिर नेक्स्ट बात आती है सहायक प्रजनन तकनीक और जिफ्ट और गिफ्ट में अंतर बताना है, ठीक है। तो ये सहायक प्रजनन तकनीक जो होती है ना, सहायक जनन तकनीकी मानव के लिए किस तरह सहायक है ये भी बताना है, और जिफ्ट और गिफ्ट इंट्रा यूरोटाइन ट्रांसफर, ठीक है, फिर किस तरह भिन्न है ना, जिफ्ट और गिफ्ट इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर से किस तरह भिन्न है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या होता है कि सहायक प्रजनन तकनीक जिफ्ट व गिफ्ट में अंतर क्या है? सहायक तकनीकी बाजपन से कैसे दंपतियों के लिए उपयोगी है, इसका महत्व बता दें। महत्व क्या है? सबसे पहले तो महत्व क्या है कि ये जो बांझपन से लोग ग्रसित होते हैं, यानी जो लोग रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते किसी वजह से, बाय बर्थ या उनका डिफॉल्ट होगा या कोई डिफॉल्ट उनके लाइफ टाइम में आ गया कोई चीज़, ठीक है, लाइफ स्पैन में कोई जो है उनके अंदर किसी तरह का डिफॉल्ट आ गया कि वो लोग रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, स्टेराइल हो गए एक तरह से, तो या इनफर्टाइल जिसको बोलते हैं ना, तो उस चीज़ के लिए ये क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन है ये जो गिफ्ट या जिफ्ट है या IoT है, ये सब क्या करते हैं कि उन लोग को भी संतान सुख जिसको बोलते हैं ना, कि उनके लिए ऑप्शनिंग वगैरह या उनके लिए जो है ये लोग बेबी प्रोवाइड करते हैं। तो किस तरह से करते हैं? इसको बोलते हैं सहायक तकनीक है, बाजपन और ग्रसित दंपतियों के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट इसमें आता है जिफ्ट। जिफ्ट का है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, निषेचित अंडाणु उसमें डाला जाएगा, ठीक है। दो चीज़ों की बात की गई यहाँ पे, जिफ्ट और गिफ्ट। तो जिफ्ट क्या होता है? जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ठीक है, फुल फॉर्म याद रखना, एग्जाम में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसका फुल फॉर्म आपको फुल फॉर्म याद रखना है, जिफ्ट और गिफ्ट का फुल फॉर्म, तो ये एग्जाम में आता है, जिफ्ट और गिफ्ट का फुल फॉर्म। तो जिफ्ट जो होता है निषेचित अंडाणु डाला जाता है इसमें ना, क्या करेंगे कि जाइगोट को डालेंगे, जाइगोट जो है ना, जाइगोट क्या होता है? जाइगोट होता है फर्टिलाइज्ड एग ना, स्पर्म और एग जब फ्यूजन करते हैं तो जाइगोट बनाते हैं। अब इस जाइगोट को हम लोग क्या करेंगे, इसको फैलोपियन ट्यूब में डाल देंगे, ठीक है, फिर फैलोपियन ट्यूब से यानी फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डाल देंगे, वहाँ से फिर वो आगे जाएगा, यूट्रस में एम्बेड होगा और फिर वहाँ पे वो ग्रोथ करेगा। नेक्स्ट है गिफ्ट, गैमिट इंटरफेलोपियन ट्रांसफर, शुक्राणु अंडाणु दोनों को इसमें डालेंगे, ठीक है, गैमिट ना, कोई जैसे शुक्राणु या अंडाणु डाल सकते हैं, जैसे क्या हमने डाल दिया, शुक्राणु को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डाल दिया, ठीक है। तो ये गिफ्ट में क्या करते हैं हम लोग, गैमेट को डालते हैं, ठीक है, स्पर्म या एग जिसकी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, तो उसको हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डाल देंगे, ठीक है। अब ये जाइगोट, इसमें क्या करते हैं, जाइगोट इंटरफेलोपियन ट्रांसफर, जैसे किसी में क्या होता है कि गैमेट तो बन रहे होते हैं लेकिन किसी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा होता है स्पर्म और ओवा में, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि बाहर उनका फर्टिलाइजेशन करा के, ठीक है, लैब में उसका फर्टिलाइजेशन करा के ना, स्पर्म और ओवा का, मेल से स्पर्म ले लेंगे और फीमेल यानी हस्बैंड से स्पर्म और वाइफ से क्या ले लेंगे, ओवा ले लेंगे, दोनों का फर्टिलाइजेशन कराएंगे, जाइगोट बनेगा, जाइगोट को हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डाल देंगे, फिर वहाँ पे वो आगे जो है एम्ब्रियो बनेगा, फिर प्रेगनेंसी के स्टेप उसमें चलेंगे, तो नॉर्मल चीज़ है। नेक्स्ट हम लोग गिफ्ट की बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि किसी वजह से गैमेट नहीं बन रहे होते हैं, या तो स्पर्म नहीं बन रहा होता है या तो एग नहीं बन रहा होता है, तो उसको हम लोग, अगर स्पर्म नहीं बन रहा है तो बाहर से स्पर्म को, मेल में अगर स्पर्म जैसे नहीं बन रहा है, कम बन रहा है या वीक बन रहा है, तो किसी डोनर से स्पर्म लेके उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डाल देते हैं, ठीक है, और तो वहाँ पे फिर फर्टिलाइजेशन होगा और वहाँ पे क्या होगा कि यूट्रस में बेबी बनेगा। नेक्स्ट क्या है कि इसमें क्या करते हैं, जैसे अगर फीमेल में ओवा नहीं बन रहा है, एक्सेल नहीं बन रही है, तो बाहर से किसी डोनर से, ठीक है, हम लोग एक्सेल लेके और उसको फीमेल में क्या कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं, उसको इम्प्लांट कर देते हैं फीमेल में, तो फिर वो एक्सेल स्पर्म से फर्टिलाइज करेगी और वहाँ पे वो जाइगोट बना देगी और आगे का स्टेप उसमें प्रेगनेंसी के चलेगा। तो इस तरह से दो स्टेप होते हैं, दो टेक्निक है ये, जिफ्ट और गिफ्ट, ठीक है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर और गिफ्ट है गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आरएनए को प्रथम अनुवांशिक पदार्थ क्यों माना गया, ठीक है, आरएनए को हम लोग प्रथम अनुवांशिक पदार्थ क्यों मानते हैं। तो क्योंकि हाँ, ये चीज़ एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, गा नंबर का ये क्वेश्चन है, आरएनए बहुत लंबा सा इसमें पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, और इस पैराग्राफ के बेसिस पे, नहीं पैसेज वाले क्वेश्चन जो रहते हैं इंग्लिश हिंदी में, उसी तरह का यहाँ क्वेश्चन एक दिया हुआ है, कुछ क्वेश्चन पूछे, आरएनए को पहला अनुवांशिक पदार्थ क्यों माना जाता है।
आरएनए को पहला अनुवांशिक पदार्थ क्यों मानते हैं? तो आरएनए क्या करता है, स्वयं प्रतिकृति अपनी जैसी और कॉपी बनाता है, आरएनए अपनी जैसी और कॉपी बनाता है, और इसमें उत्प्रेरक का गुण होता है। ठीक है, जैसे डीएनए नहीं अपने जैसे कॉपी बनाता है, डीएनए से एक डीएनए से 2 डीएनए बनते हैं, उसी तरह से आरएनए से भी क्या होता है, एक आरएनए से 2 आरएनए बन सकता है। तो ये क्या है कि अपनी रेप्लिकेट कर ले रहा है खुद को ना, डीएनए की तरह नेचर दिखा रहा है। तो ये अनुवांशिक पदार्थ हो सकता है पहला, डीएनए से पहले भी आरएनए हो सकता है, और उत्प्रेरक की तरह भी काम कर रहा है। ठीक है, एंजाइम की तरह से भी, यानी रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है। तो ये दोनों काम डीएनए कैटलाइज जो है, डीएनए क्या नहीं कर सकता, डीएनए रिएक्शन को कैटलाइज नहीं कर सकता, यानी उत्प्रेरक की तरह काम नहीं कर सकता। लेकिन आरएनए क्या करता है, आरएनए दोनों चीज़ कर ले रहा है, अपने से अपनी कॉपी बना ले रहा है, और जो उसको कॉपी बनाने के लिए जो उसकी रिएक्शन हो रही थी, उस रिएक्शन को खुद कैटलाइज भी कर ले रहा है। तो दोनों काम ये खुद से कर ले रहा है। ठीक है, जबकि डीएनए क्या होता है, डीएनए में अलग अलग एंजाइम लगते हैं ना, डीएनए खुद से अपने को रिप्लिकेट करने के लिए क्या उसको अलग अलग एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन आरएनए को ऐसा नहीं है। तो ये क्या है, यहाँ पे इसको प्रथम अनुवांशिक पदार्थ इसलिए माना गया। दूसरा है, आरएनए की तुलना में डीएनए अधिक स्थायी क्यों होता है? ठीक है, डीएनए आरएनए की तुलना में डीएनए ज़्यादा स्थायी क्यों है? आरएनए पहला तो है अनुवांशिक पदार्थ, लेकिन डीएनए ज़्यादा स्थायी क्यों है? क्योंकि डीएनए में क्या होते हैं, द्विसूत्र होते हैं। डीएनए का हम लोग स्ट्रक्चर जानते हैं, सांप की तरह स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, द्विकुंडलित बोलते हैं, तो यहाँ पे डबल हेलिक्स है। और आरएनए में क्या है, आरएनए में सिंगल हेलिक्स होती है, तो ये आरएनए है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे आरएनए के रासायनिक रूपांतरण से डीएनए का विकास हुआ ताकि अनुवांशिक स्थायित्व बढ़े। अब ये स्थायित्व जो होता है ना, तो आरएनए के रासायनिक परंपरागत रूपांतरण से डीएनए के विकास की आवश्यकता क्यों बढ़ी? ठीक है, तो यहाँ मतलब किस में जो है स्थायित्व होता है, तो आरएनए से डीएनए बनता है और डीएनए में स्थायित्व होता है। ये चीज़ हमको याद रखनी है। ठीक है, तभी क्या हुआ, आरएनए से डीएनए में स्थानांतरण। भाई आरएनए से डीएनए क्यों बना, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? आरएनए जब खुद से रेप्लिकेट कर ले रहा था, खुद से सारी चीज़ें बना ले रहा था, तो फिर डीएनए की क्या जरूरत पड़ गई? क्योंकि आरएनए स्टेबल नहीं था, एक ही स्टैंड था ना, जिसके टूटने के चांसेस ज़्यादा थे, इसमें मरम्मत की प्रक्रिया नहीं होती थी। जबकि डीएनए में सब चीज़ें होती हैं, डीएनए मरम्मत भी होती है, अगर कोई गलत चीज़ लग गई तो वो सही भी हो जाती है। ठीक है ना, तो इसमें मरम्मत की यानी इसमें रिपेयरिंग होती है, रिपेयर मैकेनिज्म होता है डीएनए में ना। और क्या होता है कि इसमें डबल स्ट्रैंड है तो ज़्यादा ही स्टेबल है। ठीक है, तो इसलिए डीएनए से आरएनए बना इवॉल्व होके। तो इवोल्यूशन के दौरान डीएनए से क्या बना, सॉरी आरएनए से क्या बना, आरएनए से डीएनए बना। तो ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं द्विसंकर संकरण प्रयोग से स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से पता है कि द्विसंकर संकरण बोला है, यानी डाईहाइब्रिड क्रॉस बोला है, या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी इसको बोलते हैं हम लोग। तो ये मेंडल का थर्ड लॉ है। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अच्छा, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इसमें जीनोटाइप क्या होता है। फिनोटाइप यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में कितना होता है, 9:3:1, 9:3:1 होता है फिनोटाइप। ठीक है, थर्ड वाले का, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। आपको ये कमेंट करना है कि इसका जीनोटाइप क्या होता है। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो ये कमेंट कीजिएगा कि इसका जीनोटाइप क्या होता है। ठीक है, तो ये फिनोटाइप है 9:3:1। तो मेंडल ने ये तीसरा जो है नियम बताया था। ठीक है, कि लक्षण क्या करते थे, एक दूसरे को स्वतंत्र रूप से चयन करते हैं ना, कहीं कहीं भी मिस्टेक हो जाती है यहाँ पे लिखने में, तो ये चयन करते हैं। असल में लक्षण एक दूसरे को क्या करते हैं, चयन करते हैं ना, स्वतंत्र रूप से चयन करते हैं। इसी को बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपयूहन का नियम। ठीक है, यानी एक दूसरे का चुनाव करते हैं ना। कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर हो सकता है, कैपिटल वाई हो सकता है, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई भी हो सकता है, कैपिटल स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई भी हो सकता है। ठीक है, अलग अलग हमने देखा था। जो पुनेट स्क्वायर था तो उसमें डिफरेंट रिजल्ट आ रहे थे। किसी में क्या बन रही थी, हरी मटर, और उसमें जो मतलब क्या था उसमें कि बीज का आकार था और उसका कलर था ना, यानी शेप ऑफ सीड एंड कलर ऑफ सीड, ये दोनों का। तो किसी में हरी थी और गोल थी, किसी में पीली थी गोल थी, किसी में पीली मटर थी, पीले बीज थे, और कैसे थे, संकीर्ण यानी कंस्ट्रिक्टेड थे, येलो और कंस्ट्रिक्टेड, और किसी में क्या थे कि ग्रीन और कंस्ट्रिक्टेड, हरे झुर्रीदार थे। तो इस तरह से हमने डिफरेंट रिजल्ट इसके देखे थे। तो ये वो चीज़ है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 3 अंक के जो क्वेश्चन आते हैं लघुत्तरी प्रश्न में। ठीक है, ये क्या, प्रतिरक्षीय अणु की संरचना व रासायनिक प्रकृति बनानी है। ठीक, बतानी है। तो यहाँ पे ये हम लोग को पता है कि प्रतिरक्षीय अणु जो होता है, ठीक है, इसकी संरचना और स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है, इसका रासायनिक प्रवृत्ति का भी उल्लेख करना है। ठीक है, इसका डायग्राम भी बनाना है और उसकी प्रवृत्ति बतानी है। तो वाई आकार की प्रोटीन संरचना होती है। ठीक है, एंटीबॉडी प्रतिरक्षी अणु जो हमारे इम्यून सिस्टम में होते हैं। ठीक है, इम्यून सिस्टम में होते हैं और ये क्या करते हैं, वायरस को मारने का काम करते हैं, बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं। ठीक है, जो भी अंदर कोई भी डिसीज पैथोजन आएगा तो उसको मारने का काम करेंगे। तो ये वाई आकार के होते हैं, इनका शेप वाई होता है, और प्रोटीन, ठीक है, स्ट्रक्चर प्रोटीन होता है। इम्यूनोग्लोबुलिन कहे जाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, आईजी लिखा जाता है ना, इम्यूनोग्लोबुलिन, आईजीए, आईजीई, आईजीडी, डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो ये एंटीबॉडी होते हैं, 5 टाइप के होते हैं। गेमेट करके हम लोग याद रखते हैं, इसका भूल क्या याद रखने का, गेमेट 5 टाइप के होते हैं, गेमेट करके हम लोग याद रखते हैं। ठीक है, GAMET।
ठीक है। इम्यूनोग्लोबिन गामा, इम्यूनोग्लोबिन अल्फा, इम्यूनोग्लोबिन माइक्रो, इम्यूनोग्लोबिन एप्साइनर, इम्यूनोग्लोबिन डेल्टा। तो इस तरह से गेमेट करके 5 होते हैं टाइप के, ठीक है। GAMED 5 एंटीबॉडी होते हैं। 2 हैवी 2 लाइट चेन इसमें होती है, जैसे वाई हम लोग बनाते नहीं है, इस तरह का वाई शेप का बनाते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन। तो इसमें बीच वाली ना 2 बड़ी चेन है, ठीक है, और बीच वाली 2 बड़ी चेन है और किनारे वाली 2 छोटी छोटी चेन है, ठीक है। ये दोनों लाइट चेन है। तो बड़ी वाली चेन को बोलते हैं हैवी चेन, कंटिन्यूस बड़ी है नहीं है, और दो अगल बगल वाली जो होती है साइड वाली ये छोटी होती है, इसको बोलते हैं लाइट चेन। तो वाई शेप का होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसमें ड्रग के उस समूह का नाम लिखिए जिसकी आणविक संरचना, ठीक है, यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, उसकी आणविक संरचना इस डायग्राम के अकॉर्डिंग है, ये बतानी है, ठीक है। तो इसका नाम लिखना है ड्रग का, ठीक है। जिस पौधे से ये ड्रग प्राप्त हुआ उसका वैज्ञानिक नाम भी लिखना है, किस पौधे से मिला है, और ड्रग से सेवन करने वाले मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, इस ड्रग से कौन सा अंग मनुष्य का प्रभावित हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ का आंसर करना है। तो हम लोग जानते हैं ड्रग सम की जब बात करें तो ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आपको शो हो जाएगा स्लाइड पे कि ये किसका स्ट्रक्चर दिया है, मॉर्फिन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है ये। और मॉर्फिन हमको किससे मिलता है, पेपेवर सोम्निफेरम से मिलता है। मॉर्फिन किससे मिलता है, पेपेवर सोम्निफेरम से मिलता है, और मस्तिष्क सीएनएस को प्रभावित करता है, ठीक है। मॉर्फिन क्या करता है, मस्तिष्क सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। तो ये चीज़ याद रखनी है। उसको नॉर्मली हम लोग अफीम बोलते हैं, ठीक है। मॉर्फिन के पौधे क्या बोलते हैं, अफीम, जिससे मॉर्फिन मिलता है उसको अफीम बोलते हैं। तो नेक्स्ट इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रतिजैविक एंटीबायोटिक की। एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक जो होता है सूक्ष्म जीव द्वारा उत्पन्न वह पदार्थ जो अन्य जीवाणु की वृद्धि को रोकता है। यानी एंटीबायोटिक हम लोग जानते हैं, इसके बारे में लिखना था ना क्वेश्चन। ये देखिए क्या है क्वेश्चन है प्रतिजैविक एंटीबायोटिक किसे कहते हैं, उस एंटीबायोटिक का नाम बताइए जिसका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के अमेरिकन सिपाहियों के उपचार में व्यापक रूप से किया गया, और ये भी बताइए कि एंटीबायोटिक किससे प्राप्त की जाती है, ठीक है। ये चीज़ इसकी हमको बतानी है। तो प्रतिजैविक एंटीबायोटिक जो है इसमें क्या हम लोग जानते हैं कि एंटीबायोटिक किससे मिलता है। एंटीबायोटिक होता क्या है कि एक जीवाणु, ठीक है, जैसे एक जीवाणु है तो कुछ केमिकल बनाता है, वो कुछ केमिकल बनाता है, ठीक है, कुछ रसायन बनाता है, और वो क्या करता है, ये रसायन क्या करते हैं, ये जो उसके आसपास के जीवाणु होंगे तो उसको मारने का काम करेंगे। ये रसायन, ये केमिकल क्या करेंगे, उसके आसपास कोई और अगर जीवाणु है जो उसको हानि पहुंचाना चाहता है तो उसको मारने का काम करेंगे, ठीक है। इसी को बोलते हैं एंटीबायोटिक। इस केमिकल को क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक। जो केमिकल ये जीवाणु बना रहा है, ठीक, और ये केमिकल क्या कर रहा है, दूसरे जीवाणु को मारने का काम कर रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं एंटीबायोटिक। अब ये एंटीबायोटिक जो होते हैं ये इन जीवाणु से प्राप्त किए जाते हैं और फफूंद वगैरह से प्राप्त किए जाते हैं। तो पहला एंटीबायोटिक असल में किससे मिला था, फफूंद से मिला था, जिसको बोलते हैं पेनिसिलियम नोटेटम। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी, ठीक है। इसको अलग अलग आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है, अलग अलग अंडरलाइन करना है ना? तो ये पेपेवर सोम्निफेर पेनिसिलियम नोटेटम, ये एक फफूंद थी, इससे हमें एंटीबायोटिक मिली पेनिसिलिन एंटीबायोटिक मिली। और इसका इस्तेमाल कब हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध में इसका इस्तेमाल हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वॉर में। क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था कि सोल्जर्स वगैरह जब लड़ते थे तो घायल हो जाते थे तो उसमें जो उनके घाव थे उन पर जीवाणु वगैरह फफूंद वगैरह पनप जाते थे और उनसे उनकी मृत्यु हो जाती थी, यानी सड़ गल के। तो जंग में मरने से ज़्यादा क्या सड़ गल के उनका जो है घाव, उस वजह से वो मर जाते थे। तो इसलिए क्या की गई, एंटीबायोटिक की खोज की गई, और एंटीबायोटिक को जब यूज़ किया गया सेकंड वर्ल्ड वॉर में तो उससे क्या वो सोल्जर का ट्रीटमेंट वगैरह किया जाता था, जिससे सोल्जर्स जो है बच सके ना। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था, और किस फफूंद से खोजा था, पेनिसिलियम नोटेटम से। वो किसी ब्रेड वगैरह पे जब इसका जो है ब्रेड वगैरह क्या कर रहे थे, उसको देख रहे थे, जांच कर रहे थे, उसकी टेस्टिंग कर रहे थे उसमें, तो उनको फफूंद लगी, उसको दिखी, और उसमें उन्होंने देखा कि फफूंद की वजह से ब्रेड में और कोई किसी तरह का जो है बैक्टीरिया या फंगस नहीं लग रहा है। तो उस वजह से क्या हुआ, उन्होंने ये देखा कि फफूंद जो थी पेनिसिलियम नोटेटम जो थी, एक केमिकल निकाल रहे थे पेनिसिलिन, जिसकी वजह से दूसरे बैक्टीरिया दूसरे फंगस उस पर नहीं लग रहा था ब्रेड पे। तो वहाँ से उन्होंने पेनिसिलिन की डिस्कवरी की थी। किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये याद रखना है। नेक्स्ट है वनस्पतिक मृदा उपचार में सूक्ष्मजीवों की भूमिका। यानी जो हम लोग सॉइल ट्रीटमेंट करते हैं ना, एग्रीकल्चरल सॉइल ट्रीटमेंट करते हैं, तो ये सॉइल ट्रीटमेंट जो है बैक्टीरिया के यूज से करते हैं। तो इसमें इसका क्या क्या रोल है, जैसे आपका क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे कि एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है कि ये मिसप्रिंट हो गया। ये वहित मल उपचार में सूक्ष्मजीव की भूमिका में, जो आपका क्वेश्चन मॉडल पेपर में दिया है वो क्या है, वहित मल उपचार में सूक्ष्मजीवों की भूमिका, ठीक है। जो वहित मल होता है उसमें कैसे करेंगे, यानी सीवेज ट्रीटमेंट में। तो सीवेज ट्रीटमेंट में हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। सूक्ष्मजीवों की कैसे भूमिका होती है, सीवेज ट्रीटमेंट में किस तरह से किया जाता है। सीवेज ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे सूडोमोनास वगैरह जो होते हैं इस तरह के बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं, और वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, वहाँ पे जो भी सीवेज में मटेरियल होगा वहाँ पे, ठीक है, जैसे कचरा वेस्ट मटेरियल जो है, कचरा होता है पेपर का हो गया या उसका हो गया
वेजिटेबल्स वगैरह का हो गया, घर में जो वेजिटेबल वगैरह कटिंग होती है तो उसका वेजिटेबल्स का हो गया वेस्ट, या किसी भी तरह का वेस्ट होता है तो उसको डिग्रेड करते हैं, अगर डिग्रेडेबल वेस्ट है, ठीक है, तो उसको डिग्रेड कर देते हैं। सूडोमोनास और डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया होते हैं वहाँ पे, वो डिग्रेड कर रहे होते हैं, उसको तोड़ रहे होते हैं और सिंपल केमिकल में चेंज करते हैं ताकि वो बाद में फिल्टर करके अलग कर दिया जाए। तो सीवेज ट्रीटमेंट इस तरह से होता है, वहाँ पे सूडोमोनास या डिफरेंट बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है ताकि वो कॉम्प्लेक्स जो वेस्ट मटेरियल है उनको सिंपल जो मॉलिक्यूल्स है उसमें ब्रेक कर सकें और फिर उसको क्या करते हैं, फिल्टर करके अलग कर सकें और साफ पानी को अलग कर सकें। तो ये तरह से सीवेज ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। और वानस्पतिक मृदा उपचार में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, यानी एग्रीकल्चर सॉइल ट्रीटमेंट में भी, ठीक है। जो भी यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह होते हैं, ठीक है, सॉइल में, उसको जैसे फसल जब काटी जाती है तो उसके बाद भूसा वगैरह बचा रह जाता है, तो उसको उस कचरे के निपटान के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। पोषक तत्वों का पुनर्चक्र, यानी साइकिलिंग करनी होगी, ठीक है, जैसे अर्थवर्म करता है ना, अर्थवर्म क्या करता है, अर्थवर्म जो होता है वो पेड़ पौधे की पत्तियों को जब तो उसको ईट करेगा तो उससे क्या होगा, वो फिर वो एक्सक्रीशन करता है, यूरिया वगैरह बनाता है और वो सॉइल में मिलती है तो सॉइल फर्टाइल हो जाती है। तो ये एक तरह से रिसाइकलिंग हुई न्यूट्रिशन की। इसी तरह से जो स्मॉल बैक्टीरिया फंगस होते हैं वो भी न्यूट्रिशन की रिसाइकलिंग कर रहे होते हैं और पर्यावरण स्वच्छता बनाए रखते हैं ये, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है लघुत्तरी प्रश्न, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर में 4 है, ये 3 नंबर में ये भी आता है, ठीक है, ये भी 3 नंबर में आता है। समष्टियों के गुण इसमें बताने, क्या बताने, समष्टियों के गुण क्या है, ठीक है। तो समष्टि क्या होती है, समनी यहाँ पे गलती से लिखा गया, यहाँ पे समष्टि होगा ना, समष्टि यानी पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मतलब एक ही जाति के, जैसे इंसान जो साथ साथ में रहते हैं इतने सारे, तो ये इंसान की जो आबादी है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन। या जंगल में शेर है तो शेर की आबादी क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन या समष्टि। कोई एक जाति की जब आबादी होती है उसको समष्टि बोलते हैं। और जैसे यहाँ पे सिटी है तो यहाँ पे इंसान भी हैं, गाय भैंस सब है, कुत्ता बिल्ली सब, तो ये सब की जो सारी अलग अलग जातियाँ हैं, इन सब जो एक जगह पर रह रही हैं इसको क्या बोलेंगे, कम्युनिटी, ठीक है, समुदाय। तो दो अलग चीज़ होती है, समष्टि और समुदाय अलग अलग होता है। समष्टि होता है एक ही जाति के लोगों को बोलते हैं समष्टि, और समुदाय बोलते हैं डिफरेंट अलग अलग जाति के लोगों को। तो समष्टि जो होती है एक ही जाति के जो लोग होते हैं, ये एक ही स्थान पर रहते हैं, ठीक है, एक ही स्थान पर रहते हैं, और ये क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं, आपस में प्रजनन करते हैं, रिप्रोडक्शन वगैरह, और समान प्रकार के अनुवांशिक गुण इसमें होते हैं, ठीक है, समान है तो इनमें एक ही जैसे अनुवांशिक गुण भी होंगे, ठीक है, एक जैसे दिखेंगे। परजीवी जानवर, परजीवी जानवर जो होते हैं ना, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है कि परजीवी जानवर या परजीवी जंतु जो होते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल बोला जाता है ना, ट्रांसजेनिक एनिमल, तो ये क्या होते हैं। और सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का नाम लिखिए तथा इसके महत्व का उल्लेख कीजिए ना। तो इसके सर्वप्रथम गाय कौन सी थी और इसका महत्व क्या था। तो परजीवी जानवर क्या होते हैं, जीन जिसमें जीन को जिसमें परिवर्तित किया जाता है ना, ऐसे जानवर, ऐसे जंतु या ऐसे पेड़ पौधे भी होते हैं ना, पेड़ पौधों में भी तो जीन को चेंज किया जाता है ताकि वो जो हमारा क्या है कि जो भी हमें चाहिए, ठीक है, डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक है वो दे सके। तो उस तरह से ये यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, उसके जीन को चेंज कर देते हैं। तो जब जीन को चेंज करेंगे, डीएनए वगैरह को चेंज करेंगे, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स। और इसमें जीन कृत्रिम रूप से परिवर्तित किया जाता है, वेक्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में ये चीज़ आपको बताएंगे, ठीक है, वेक्टर वगैरह का जीन का यूज़ किया जाता है। और डिफरेंट जीन, जैसे हमने बीटी कॉटन में किया था कि वहाँ पे बैसिलस thuringiensis का क्राइप्रोटीन वाला जीन जो है हमने उठा के बीटी कॉटन में डाल दिया था, उसको हम लोग बीटी कॉटन बोल रहे थे। तो वैसे ही एनिमल्स के साथ भी कर सकते हैं, किसी कोई एक ह्यूमन, जैसे ह्यूमन होता है तो ह्यूमन में जो प्रोटीन बनाने वाला जो जीन होता है, जो मदर में जो मिल्क बनाता है, ठीक है, जीन, तो उसमें विटामिन जो होता है ए होता है और कोलेस्ट्रम होता है, तो वो जो जीन होता है उस जीन को हम किस में डाल देंगे, गाय के जो है गाय के उसमें डीएनए में डाल देंगे। तो उससे गाय क्या है, गाय जब मिल्क बनाएगी तो वो सेम जीन जो है गाय जब मिल्क बनाएगी तो वो जो मिल्क बनेगा वो उसमें वही कैरेक्टरिस्टिक होंगे जो ह्यूमन के मिल्क में कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से किसी छोटे बच्चे को अगर दूध वगैरह पिलाना होगा तो वो जो गाय का दूध जो पिलाया जाता है उसकी जगह ये वाला दूध उसके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है कि ह्यूमन मिल्क के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो यहाँ पे परजीनी गाय जो बनाई गई, रोजी क्या बनाएगी, परजीनी गाय रोजी बनाई गई, पहले से हाईलाइटेड है। तो ये रोजी, इसमें क्या किया, जीन का चेंजमेंट किया गया था, यानी ह्यूमन मिल्क वाला जो जीन था जिसमें ह्यूमन प्रोटीन जो होते हैं वो अवेलेबल थे, तो उसको डाल दिया गया था रोजी गाय में, ठीक है, रोजी एक गाय थी उसमें डाला गया था। तो उसका जीन जब चेंज हुआ तो उसमें जो अब मिल्क बना उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उसमें वही कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो ह्यूमन के मिल्क में होते हैं। तो ये उसी तरह का मिल्क था इसका, गाय का भी। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। नेक्स्ट हमारा क्लोनिंग वाहक। क्लोनिंग वाहक क्या होता है,
अब ये जो हम लोग जीन ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसके लिए हमें क्या पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी एक वहाँ के एक वेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। जनरली लोग किसका यूज़ करते हैं, प्लाज्मिड का। बैक्टीरिया में प्लाज्मिड जो होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, उसका यूज़ करते हैं वेक्टर के तौर पे। तो यहाँ पे वेक्टर, जैसे इंसान को एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है तो किसी गाड़ी वगैरह का यूज़ करता है ना, ठीक है, ऑटो रिक्शा या जो भी चीज़ है अवेलेबल है, ठीक है, स्कूटी, बाइक, कार, उसके थ्रू वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है। तो उसी तरह से जीन को भी जब भी हमें एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे किसी प्लांट या एनिमल में डालना है तो वहाँ पे एक वेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी ना, एक ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लोनिंग वाहक या वेक्टर, ठीक है। तो इसमें पूछा था क्लोनिंग संवाहक क्या है और इसके वेक्टर की क्या विशेषताएं होती हैं ना। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, तो डीएनए का अंश होता है, विदेशी जीन को वहन करता है ये, ठीक है। इसकी विशेषता है ये डीएनए से बनता है और इसमें विदेशी जीन ऑफ इंटरेस्ट असल में जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको ये एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाता है। अच्छे वाहक की विशेषताएं, छोटा आकार, स्वयं की प्रकृति, चयन संकेतक उपस्थित, ठीक है। ये सब इसकी विशेषताएं होती हैं कि छोटा आकार, छोटे साइज का होता है वेक्टर, ठीक है, बहुत बड़ा नहीं होता, तो इसको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्टेशन में आसानी होती है। जीन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान होता है। जैसे किसी इंसान को एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो वो कार से ही जाएगा या बाइक से जाएगा ना, ट्रक से तो जाएगा नहीं एक जगह से दूसरी जगह। तो ये क्या होता है कि ये छोटे आकार के होते हैं, स्वयं की प्रतिकृति बना लेते हैं, ठीक है, स्वयं की प्रतिकृति बना लेते हैं अपने जैसे और रेप्लिकेशन कर लेते हैं। और चयन संकेतक इसमें उपस्थित होता है, यानी पर्टिकुलर स्पीशीज़ के लिए पर्टिकुलर वेक्टर वगैरह होते हैं। तो इस तरह से ये, और ये एक साथ बहुत सारे अपने रेप्लिकेशन भी कर लेते हैं प्लाज्मिड, यानी किसी में हम जैसे हमको एक जीन हमने निकाला किसी ऑर्गेनिज्म से और उसको वेक्टर में डाला, ठीक है, तो ये अपने जैसे और ये अपने जैसे क्या कर लेगा, वेक्टर जो अपने जैसे और रेप्लिका बना लेगा, ये अपने जैसे और कॉपी बना लेगा, तो और बहुत सारी कॉपी बना लेगा ये वेक्टर, ठीक है। इस तरह से इसमें वेक्टर में खूब सारी कॉपी बन जाएंगी। तो हम लोग एक प्लांट या एक एनिमल में डालने के बजाय बहुत सारे प्लांट या बहुत सारे एनिमल में इन अलग अलग वेक्टर को डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये फ़ायदा हो जाएगा। ऐसे तो हम लोग क्या एक जीन को एक वेक्टर में डाल रहे हैं, उस वेक्टर को फिर एक ही एनिमल में डाल पा रहे हैं, तो वहाँ पे रिजल्ट हमको कम मिलेगा, ठीक है, एक ही प्लांट या एक ही एनिमल में रिजल्ट मिलेगा जो भी चीज़ हमें बनानी होगी। लेकिन अगर हम लोग को पूरे, जैसे हम लोग बीटी कॉटन में ही डाल रहे थे, तो पूरे खेत में बहुत सारी फसलें हैं, सब में हमें वो इंसर्ट करना पड़ेगा ना क्राई प्रोटीन वाला जीन। तो सब में डालने के लिए क्या करेंगे, प्लाज्मिड में इसको वेक्टर में डालेंगे, जीन को वेक्टर में डालने से क्या होगा कि ये रेप्लिकेशन इसका हो जाएगा और बहुत सारी इस तरह से बहुत सारे यहाँ पे जैसे 3 बन गए ना, 3 बन गए यहाँ पे, तो यहाँ पे इस तरह से बहुत सारे लाखों की संख्या में यहाँ पे क्या बन जाते हैं, वेक्टर बन जाते हैं। तो ये वेक्टर बन जाएंगे और उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट भी होगा, तो इसको हम लोग अलग अलग प्लांट में, पूरे खेत में जितने भी प्लांट है सब में डाल देंगे, इंसर्ट कर देंगे। उससे क्या होगा कि उसमें जितनी भी फसलें होंगी उन सब में ये चीज़ होगा, प्लाज्मिड वेक्टर होगा और वो उनमें क्राई प्रोटीन वगैरह बनाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसमें प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की। तो यहाँ पे प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या होता है, ठीक है। हमने पढ़े कि इस न्यूक्लियस एंजाइम 2 तरह के होते हैं, एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस होते हैं जो डीएनए को बीच से कट करते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। एंडोन्यूक्लियस क्या होते हैं, डीएनए को बीच से कट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये इसमें 3 लोकेशन है, ठीक है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, 2 किनारे की है, एक बीच की स्थिति। तो जो बीच से काट रहे हैं डीएनए को, ठीक है, ये क्या है, एंडोन्यूक्लियस है, ठीक है, ये वाले। और जो किनारे से काटते हैं वो क्या होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, बाहर से जो काटते हैं वो एक्सोन्यूक्लियस, ये याद रखना है। एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस 2 तरह के न्यूक्लियस एंजाइम होते हैं। तो ये डीएनए को विशेष स्थल पर काटने का कार्य करते हैं और संयोजक डीएनए बनाने में मदद भी करते हैं, यानी ये डीएनए को इस तरह से काटेंगे कि डीएनए फिर से आपस में जुड़ सके, ठीक है। तो इस तरह का ये काटते हैं। तो प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की ये भूमिका होती है। जैसे क्वेश्चन दिया था ना कि पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी में प्रतिबंध न्यूक्लियस एंजाइम की क्या भूमिका होती है, बताइए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की, ठीक है, हमारे जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्या पूछा गया कि गर्भाणु थैला निर्माण किस तरह से होता है। यहाँ पे एक मिनट करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में सबसे पहला है गर्भाणु थैला निर्माण, यानी मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। इसको हम लोग मादा युग्मनोद्भिद विकास भी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था कि मादा युग्मनोद्भिद विकास पे, युग्मकोद्भिद विकास पे टिप्पणी करनी थी। तो ये दीर्घ उत्तर में क्या है, मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में। तो इसमें हम जानते हैं कि मादा युग्मकोद्भिद जो होता है उसमें सबसे पहले 4 मेगास्पोर बनते हैं, ठीक है, और फिर 4 मेगास्पोर उसमें से 3 डिजनरेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं और उससे एक स्त्री युग्मकोद्भिद बनता है। एक स्पोर से क्या बनता है, स्त्री युग्मकोद्भिद बनता है, एम्ब्रियो सैक जिसको बोलते हैं, ठीक है। और
7 कोशिकाएं इसमें होती हैं, 8 नाभिक होते हैं, 3 एंटीपोडल, 2 पोलर न्यूक्लियस, 2 सिनर्जिड और 1 एक्सेल होती है। तो ये आपको याद रखना होता है, ठीक है। एक अंड कोशिका सिर्फ एक होती है, एक एक्सेल होती है, और 2 पोलर न्यूक्लियस होते हैं, पोलर नाभिक या ध्रुवीय नाभिक होते हैं। इनसे तो डबल फर्टिलाइजेशन एक्सेल और 2 पोलर न्यूक्लियस से होता है। तो इसमें क्या था कि यहाँ पे बस इसका डायग्राम देख लेते हैं। इस तरह का डायग्राम इसका बनता है ना, ऐसा डायग्राम बनता है। ऊपर 3 एंटीपोडल इस तरह से हम लोग बना देते हैं सेल, ये एंटीपोडल सेल है, ठीक है। एक एक न्यूक्लियस इसमें होता है, और बीच में 2 न्यूक्लियस बना देते हैं। ये 2 न्यूक्लियस हैं, सेल नहीं है बल्कि 2 न्यूक्लियस, इन्हीं को बोलते हैं ध्रुवीय केंद्रक, ध्रुवीय नाभिक, ध्रुवीय केंद्रक या 2 पोलर न्यूक्लियस। और नीचे क्या है यहाँ पे, इस तरह से 2 सिनर्जिड होते हैं, और पीछे के साइड होता है 1 एग सेल होती है। ये आगे वाले सिनर्जिड हैं ना, ये मेल गैमेट को अंदर आके अंदर आने के लिए यानी अंड कोशिका के पास जाने के लिए क्या करते हैं, रास्ता दिखाते हैं, गाइड की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 एंटीपोडल सेल है ऊपर के साइड, 2 न्यूक्लियस ये है, ये पूरे एक ही सेल में है, ये पूरा एक सेल में है, ठीक है। ये पूरी एक कोशिका है। और ध्रुवीय केंद्रक जो होते हैं, 2 ध्रुवीय केंद्रक एक ही कोशिका में होते हैं, और यहाँ पे 1 अंड कोशिका और 2 सिनर्जिड कोशिका। तो इस तरह से यहाँ पे क्या है, इसमें भी न्यूक्लियस होगा, ठीक है। 3 3 6 कितने न्यूक्लियस हो गए, ठीक है। इस तरह से 3 ये न्यूक्लियस, 3 केंद्रक इसमें हो गए, 3 केंद्रक ऊपर एंटीपोडल में हो गए, और 2 केंद्रक के बीच में। तो 3 3 6 2 8, 8 केंद्रक होते हैं, 8 नाभिक होते हैं, और 7 कोशिका, 8 केंद्रक, असल में यहाँ पे केंद्रक इसको बोलते हैं, तो केंद्रक है। और यहाँ पे इसकी 7 कोशिका, क्योंकि अंदर 2 केंद्रक एक ही कोशिका में, तो 3 कोशिका ये, 3 3 6 कोशिका नीचे, और एक 7 कोशिका। तो 7 कोशिका और 8 केंद्रक होते हैं, 3 एंटीपोडल है, 2 ध्रुवीय केंद्रक है, 2 सिनर्जिड और 1 अंड कोशिका है। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है माध्यमिक मुखोद्भिद का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है कुछ टिप्पणी लिखने को आता है अंडोत्सर्जन में, संक्षिप्त टिप्पणी करनी थी। अंडोत्सर्जन, अंडोत्सर्जन क्या होता है, तो अंडाशय से जब अंडाणु निकलता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अंडोत्सर्जन, ठीक है। परिपक्व अंडाणु जब अंडाशय से निकलता है, इस चीज़ में क्या होता है कि 14 डे पे, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन के 14 डे पे क्या होता है, 14वें दिन, मासिक धर्म के 14वें दिन जो है अंडाणु निकलता है आर्तव चक्र के ना, आर्तव चक्र के 14वें दिन, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 डेज पे अंडाणु जो है वो अंडाशय से निकलेगा, परिपक्व अंडाणु अंडाशय से निकलेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं अंडोत्सर्जन। नेक्स्ट है आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन क्या होता है, अंडाणु शरीर के अंडाणु व शुक्राणु का शरीर के अंदर मिला, इसको बोलते हैं आंतरिक निषेचन या इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। शरीर के अंदर जब मिलते हैं ना, जैसे ह्यूमन में होता है, शरीर के अंदर ही अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं मादा के शरीर के अंदर, ठीक है। फिर वो जाइगोट बनता है ना। आरोपण, भ्रूण का गर्भाशय की दीवार में चिपकना, ये होता है आरोपण, यानी जो भ्रूण जो है वो गर्भाशय की दीवार से जब चिपक जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे आरोपण। फिर गर्भाशय में धीरे धीरे विकसित होगा, जो प्रेगनेंसी का पीरियड चलता है। तो ये चीज़ भ्रूण का गर्भाशय की दीवार में चिपकना, ये होता है आरोपण, इम्प्लांटेशन इसको बोलते हैं ना। वो भ्रूण जो होगा गर्भाशय की दीवार से चिपकेगा, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज होती है, किस स्टेज में चिपकता है, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में। तो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में जब भ्रूण होता है तो गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है, और फिर वहाँ से अपना न्यूट्रिशन ले रहा होता है। जैसे ये गर्भाशय की दीवार है तो यहाँ से ये चिपक जाएगा, और ये इस तरह से भ्रूण ना यहाँ पे प्लेसेंटा के थ्रू अटैच होता है अम्बिलिकल कॉर्ड से, ये इसके अम्बिलिकल कॉर्ड इसके नाभिक में आती है भ्रूण के, ठीक है। तो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होता है। अपरा प्लेसेंटा माँ और भ्रूण के बीच पोषण प्रदान करता है। तो ये अपरा प्लेसेंटा की बात आ गई ना, ये पोषण के लिए कार्य करता है। मतलब ये शिशु है, ये खाना पीना तो कर नहीं पा रहा, अपने सांस तो ले नहीं पा रहा, ठीक है। तो इसको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, अभी इसको नाक वगैरह या इसका श्वसन तंत्र विकसित नहीं है, इसका पाचन तंत्र विकसित नहीं है, तो इसको पोषण या श्वसन के लिए ऑक्सीजन जो होती है किससे मिलती है, प्लेसेंटा से, अम्बिलिकल कॉर्ड वगैरह से मिलती है इसको, ठीक है। तो अपरा पोषण का आदान प्रदान करती है माँ और भ्रूण के बीच में। अंतर्गर्भाशय युक्ति, गर्भनिरोधक उपकरण जैसे कॉपर टी वगैरह, ये अंतर्गर्भाशय युक्ति होती है, कॉपर टी हमने बताया था, ठीक है। तो ये आपको जब यह चैप्टर का भी हम लोग वन शॉट भी देखेंगे इसका, तो उसमें आपको ये बताया जाएगा कि अंतर्गर्भाशय युक्तियाँ क्या होती है। तो एक तरह से बर्थ कंट्रोल के लिए यूज़ की जाती हैं, ठीक है, जन्म के नियंत्रण के लिए, ताकि बहुत ज़्यादा वो ना हो जाए, जन्म दर बहुत ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है, यानी ओवर क्राउडिंग ना हो जाए अर्थ पे। तो इस चीज़ को, पॉपुलेशन को एक तरह से कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। गर्भनिरोधक इसको क्या कहते हैं, गर्भ को रोकता है, यानी शिशु को बनने से रोकता है। जैसे कॉपर टी हो गया, तो कॉपर टी में क्या होता है, असल में कॉपर टी में तांबे का तार होता है, टी के जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, और इस पर तांबे का तार लिपटा होता है। तो ये तांबे का तार जो होता है, ये क्या निकाल रहा होता है, ये निकालता है कॉपर हार्मोन, कॉपर आयन, जो कॉपर आयन रिलीज करता है। और कॉपर आयन क्या करते हैं, ये स्पर्म के लिए हानिकारक होते हैं। तो कॉपर टी को गर्भाशय में डाला जाता है, इसको कहाँ पे रखा जाता है, गर्भाशय में, यूट्रस में फीमेल के।
जो कॉपर टी को लगा दिया जाता है, इससे ये स्पर्म निकाल लेते हैं, और जब भी रिप्रोडक्शन वगैरह होगा, मीटिंग होगी, और स्पर्म जब भी फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जाएगा तो वहाँ पे ये कॉपर आयन जो है, इस तार से कॉपर आयन निकलेंगे, और ये कॉपर आयन क्या करेंगे, स्पर्म को मारने का काम करेंगे। तो ये स्पर्म को मारने का काम करते हैं। तो इस तरह से गर्भनिरोधक उपकरण कॉपर टी इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है दीर्घ प्रश्न में अनुवाचन, ये है असल में अनुलेखन और अनुवादन, ये होता है। तो अनुलेखन है ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन, तो डीएनए के टेम्पलेट से आरएनए का बनना। जनरली डीएनए से जब आरएनए बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुलेखन बोलते हैं। एमआरएनए कौन सा बनता है, एमआरएनए बनता है। 3 चरण इसमें, आरंभ, विस्तार और समाप्ति, यानी इनिशिएशन, ठीक है, और एक्सपेंशन और टर्मिनेशन, ये 3 इसमें स्टेप्स होते हैं। और ये बैक्टीरिया में साइटोप्लाज्म में होता है, बैक्टीरिया में साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया में तो वही होता है साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के लिए अलग से न्यूक्लियोप्लाज्म तो होता नहीं बैक्टीरिया में, तो साइटोप्लाज्म में तो उसमें ये होगा। या अगर मनुष्य है तो मनुष्य में भी साइटोप्लाज्म नहीं होता है। मनुष्य में कहाँ पे होगा, मनुष्य में ये होता है न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है, यानी केंद्रक के अंदर होता है। मनुष्य में केंद्रक के अंदर, यानी यूकैरियोटिक जितने भी जीव होते हैं उनमें केंद्रक होता है, तो केंद्रक के अंदर होता है। और प्रोकैरियोटिक या बैक्टीरिया में ये साइटोप्लाज्म में होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अनुकूली विकिरण। ये पूछा गया था दीर्घ उत्तर में, मॉडल पेपर में पूछा गया अनुकूली विकिरण, अडाप्टिव रेडिएशन। तो अनुकूली विकिरण क्या होता है, जैसे किसी एक जगह पे कोई स्पीशीज़ है तो वो डिफरेंट अलग अलग जगहों पे वो जा रही है, और वो अलग अलग क्या कहते हैं फॉर्म में विकसित हो रही है, डेवलप हो रही है या इवॉल्व हो रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अनुकूली विकिरण। जैसे डार्विन की फिंच का एक एग्जाम्पल लेते हैं कि पहले अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका साइड में क्या था कि एक जगह पे बहुत सारी चिड़िया देखने को मिलती थी, फिंच जैसी, जो नहीं गोरेगा जैसे यहाँ पे होती, तो वैसे ही वहाँ पे फिंच देखने को मिलती थी। अब वो फिंच क्या हुआ कि वो फिंच जो है आंधी तूफान की वजह से या खाने पीने की तलाश में या प्रजनन की वगैरह की रीज़न से, ठीक है, ये सब क्या हो गई, अलग अलग जगह पे चली गई, ठीक है, अलग अलग द्वीपों पर चली गई, जिनको बोलते हैं गैलापागोस द्वीप, क्योंकि वो अमेरिका के पास ही गैलापागोस द्वीप वगैरह थे, तो उन पर ये चली गई। तो अलग अलग द्वीपों पर गई। अब किसी द्वीप पे इनको मांसाहारी भोजन मिला तो इनकी चोंच उस तरह से विकसित हो गई, किसी पे इनको शाकाहारी मिला तो इनकी चोंच उस तरह से विकसित हो गई, ठीक है। कहीं पे बीजे वगैरह खाती तो चोंच मोटी हो गई, कहीं पे पेड़ में से कीड़ों को खाते थे, जैसे कटकोड़वा एक होता है, वुडपेकर होता है, पेड़ में से क्या करता है, कीड़ों खाता है, छाँट छाँट कर, उसकी चोंच लंबी होती है। तो उसी तरह से कहीं पे इन फिंच को क्या करना पड़ा कि पेड़ में छाँट छाँट के कीड़े खाने पड़ते थे, ठीक है। तो उस वजह से उनकी चोंच लंबी हो गई, तो अलग अलग तरह से इनकी चोंच और इनके पंख का आकार हो गया, ठीक है। तो ये फिंच में एक तरह से हमें क्या देखने को मिलता है, अनुकूली विकिरण देख कि जिस माहौल में ये जाते हैं उसी के हिसाब से ढल जाते हैं। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया के मार्सुपियस जो था, जब ऑस्ट्रेलिया पहले क्या था, पहले ऑस्ट्रेलिया वगैरह जो था, अमेरिका, ये सब पूरा एक पेंजिया था, मतलब एक पूरा लैंड मास था, ठीक है, सब जुड़े हुए थे, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, सब जुड़े हुए थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, भूकंप वगैरह और एक्टिविटी की वजह से, अर्थक्वेक की जो एक्टिविटी होती है, ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स की एक्टिविटी, तो उनकी वजह से क्या हुआ, ये सब टूट टूट के अलग हो गए, लैंड मास अलग अलग कंटिनेंट बन गए। तो पहले मार्सुपियल सब एक जगह पे थे, ठीक है। फिर वो धीरे धीरे क्या हुआ, जब ऑस्ट्रेलिया यहाँ से अलग हुआ, ठीक है, यूरोप, एशिया वगैरह से, तो अलग जाके विकसित हो गए, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया पे। तो मार्सुपियल अलग तरह के देखने को मिलते हैं, जैसे कंगारू हो गए ना, या ग्लाइडिंग वो हो गई, ग्लाइडिंग क्या बोलते हैं उसको, उड़ने वाली जो गिलहरी होती है ना, ग्लाइडिंग उसको बोला जाता है। तो ग्लाइडिंग करके वो बन गई, ठीक है, स्क्वायरल, ग्लाइडिंग स्क्वायरल हो गई, ठीक है। तो ये चीज़, और जैव विकास में विविधता का कारण ना, अनुकूली विकिरण की वजह से विविधता भी आ जाती है, डिफरेंट टाइप के हो रहे हैं ऑर्गेनिज्म, तो इनमें विविधता भी आ जाती है, डिफरेंस आ जाता है। तो ये था अनुकूली विकिरण के बारे में। नेक्स्ट है जैव विविधता के बारे में। जैव विविधता हम लोग जानते हैं, डिफरेंट टाइप के जो जीव मिलते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं। यहाँ पे जैव विविधता क्या होती है वो बताना था, और इससे रिलेटेड जैव विविधता में कैसे जलवायु का क्या महत्व होता है, जैव विविधता में पर्यावरण का क्या महत्व होता है, और जैव विविधता के हानि का कारण है, ये सब बताना है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आया हुआ है। तो ऐसे टाइप क्वेश्चन है कि जैव विविधता क्या है कि जीवों की विभिन्नता को हम लोग जैव विविधता कहते हैं। जैसे डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म है, जीवाणु है, वायरस हैं, ठीक है, छोटे छोटे जीवाणु हैं, कवक हैं, पेड़ पौधे डिफरेंट टाइप के, एनिमल डिफरेंट टाइप के, तो ये सब जितने भी डिफरेंट टाइप की चीज़ें देखने को मिल रही हैं, ये सब क्या जीवों की विभिन्नता, इसी को हम लोग बोलते हैं जैव विविधता। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे अधिक होती है, यानी जो जगह क्या होती है कि यहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मल होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होता, गर्म होता है नॉर्मल, और जलवायु स्थिर होती है, जल्दी जल्दी जलवायु भी नहीं बदलती, जैसे अपना इंडिया, अफ्रीका का ये सब साइड है, चाइना वगैरह। तो वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, ऊर्जा उपलब्ध होती है, तो ये इन सब जगहों पे क्या होता है कि स्थिर हमें देखने को मिलेगा, जैव विविधता जो होती है स्थिर होती है और लगातार बढ़ती रहती है। इसकी हानि के क्या कारण होते हैं, तो आवास विनाश हो जाता है, ठीक है, आवास की क्षति हो गई, अति शोषण हो गया, आवास मतलब क्या, जंगल वगैरह काट दिए जाते हैं, तो जंगल में जो जानवर रहते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते, मर जाते हैं, क्योंकि वो बाहर निकल के सिटी वगैरह में तो आ नहीं सकते, ठीक है, थोड़े से वो जंगल में रहना पसंद करते हैं, इस वजह से उनकी जंगल अगर खत्म हो जाएंगे तो जानवर भी उसके साथ विलुप्त होने लगेंगे। अति शोषण हो जाता है,
ठीक है। अतिशोषण जैसे बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को, जैसे लोग घास वगैरह चराते हैं भेड़ बकरियों को, तो उस वजह से घास की बहुत ज़्यादा हानि हो जाती है, ठीक है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है, तो वो घास की प्रजाति विलुप्त होने लगती हैं। तो ये इस तरह से हो जाता है अतिशोषण। प्रदूषण या किसी उसका शिकार करने लगे लोग, ठीक है, परभक्षण वगैरह हो गया ना, जानवर वगैरह शिकार करने लगे दूसरे जानवरों का, तो वो जानवर कम हो जाएंगे। जैसे शेर चीता जो होते हैं हिरन का शिकार बहुत ज़्यादा करने लग गए, तो हिरन की संख्या कम हो जाएगी। या लोग जो है शेर चीता का शिकार करने लग गए, मनुष्य अक्सर हंटिंग वगैरह करते हैं, शिकार करते हैं, तो शेर चीता बाघ जिसका मन करता है, हाथी वगैरह, तो उसकी वजह से भी क्या हो जाता है कि जातियों जो है उनकी हानि हो जाती है, जातियों की। प्रदूषण की वजह से बहुत सारी प्रजातियाँ जो प्रदूषण की वजह से वो जाति विलुप्त हो जाती हैं, जलवायु परिवर्तन की वजह से विलुप्त हो जाती हैं, उनको जगह छोड़ के जानी पड़ती है। नेक्स्ट है प्रतिस्पर्धी अपवर्जन से, ये पूछा गया था, संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी थी, अथवा में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, या तो ये करना है ऊपर वाला, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं अथवा में, एक जैसे दीर्घ उत्तरीय का वाला करना है या तो ये वाला करना है, दूसरा वाला संक्षिप्त टिप्पणी। तो प्रतिस्पर्धी अपवर्जन सिद्धांत, अब प्रतिस्पर्धी का मतलब क्या होता है, लड़ाई, और अपवर्जन का मतलब उसको उस जगह से हटाना। तो प्रतिस्पर्धी अपवर्जन सिद्धांत क्या होता है कि दो जातियाँ प्रजातियाँ एक दूसरे से लड़ेंगी, और वो क्या करेंगी कि जो डोमिनेट होगी जाति, जो जीतेगी वो दूसरी वाले को वहाँ से हटा देगी। तो दो प्रजातियाँ एक ही निवास में नहीं रह सकती, ठीक है, एक प्रजाति को वहाँ से हटना पड़ता है। ये होता है प्रतिस्पर्धी अपवर्जन सिद्धांत। ये दोनों आपस में लड़ाई करती हैं ना, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता है कि एक जाति जो है कहीं है, तो वो क्या करेगी, दूसरी जाति से जो भी दूसरी जाति अगर उसी जगह पर पाई जाती है तो उससे लड़ाई करेगी और वो उसको वहाँ से हटाएगी, क्योंकि एक ही जगह पे एक से ज़्यादा जाति नहीं रह सकती। वहाँ का खाना, वहाँ का रहना, सब चीज़ क्या है कि अगर वो एक से ज़्यादा जाति वहाँ पे रहेंगी तो वो उसको ख़राब कर सकती हैं, नष्ट कर सकती हैं। जैसे हम लोग भी घर वगैरह बनाते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, कुत्ते बिल्ली वगैरह सबको भगा देते हैं वहाँ से ना, ताकि हम लोग रह सकें। अगर हम लोग कुत्ते बिल्ली ये सब रखेंगे, कोई जानवर रखेंगे, तो हम लोग कैसे रहेंगे। तो गाय भैंस कुत्ते बिल्ली जो भी होता है सबको वहाँ से हटा देते हैं। तो इस तरह से नेचर में भी होता है कि जंगल वगैरह में भी दो जातियाँ एक जगह पे नहीं रहती। अगर शेर कहीं पे तो चीतों को मार भगाएंगे, और अगर कहीं चीते हैं, क्योंकि खाना सेम है वहाँ पे, तो दोनों को एक दूसरे से लड़ाई करनी पड़ेगी खाने के लिए, सही से मिल नहीं पाएगा दोनों खाना। तो इसलिए क्या करते हैं, खाना या रहना जो भी वहाँ का पानी है या सारी चीज़ें हैं, तो उसके लिए वो एक दूसरे को हटाते हैं। इसको बोलते हैं प्रतिस्पर्धी अपवर्जन सिद्धांत। नेक्स्ट है सहोपकारिता, पारस्परिक लाभकारी संबंध, ठीक है, एक दूसरे को फायदा करना। जैसे लाइकेन होता है, लाइकेन में एल्गी है, वो कवक को करता है, लाभ पहुंचाता है, और जो कवक है वो एल्गी को, ठीक है, एल्गी क्या करता है, कवक को खाना बना के देता है, और कवक बदले में क्या करता है उसके लिए वहाँ पे मिट्टी वगैरह से जो है उसको अब्जॉर्ब करके देगा, न्यूट्रिशन वगैरह पोषण अब्जॉर्ब करके देगा। तो ये है सहोपकारिता, पारस्परिक लाभकारी संबंध। नेक्स्ट आहार जाल की बात, यहाँ पे आहार श्रृंखला लिखा हुआ जो पराक्रम, तो यहाँ पे आहार श्रृंखला ना होकर आहार जाल था, ठीक है, क्वेश्चन में था आहार जाल। आहार जाल क्या होता है, आहार जाल होता है बहुत सारी आहार श्रृंखलाएं एक दूसरे से मिली होती है, जैसे हमने अभी देखा था घास के मैदान में कि घास को जो है कीड़े खा रहे थे, कीड़े को मेढक खा रहे थे, मेढक को सांप, ठीक है। अब इस तरह से बहुत सारी अगर आहार श्रृंखला मिक्सअप हो, ठीक है, जैसे घास को चूहा भी खा सकता है, कीड़े भी खा सकते हैं, और फिर उस चूहे को या खरगोश भी खा सकते हैं, उस चूहे को सांप भी खा सकता है, मेढक भी कीड़े को खा सकता है, ठीक है, और सांप जो है मेढक को भी खा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब सब क्या मिक्स है, और सांप जो है वहाँ पे उसको भी खा रहा है, खरगोश को शेर भी खा रहा है, तो एक से ज़्यादा जानवर एक ही चीज़ को खा रहे हैं, ठीक है, एक ही चीज़ पे डिपेंड है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आहार जाल। एक जानवर को एक से ज़्यादा जानवर जब खाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आहार जाल बोलते हैं। उत्पादकता, जैव द्रव्यमान निर्माण की दर, ठीक है, उत्पादकता क्या होता है, हर साल जितना प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, जैव द्रव्यमान निर्माण हो रहा है, उसको उत्पादकता बोलते हैं। जैसे पेड़ पौधे हैं तो वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं और क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, तो हर साल जितना वो ग्लूकोज वगैरह बना रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उत्पादकता। नेक्स्ट है ह्यूमस, मृदा में कार्बनिक पदार्थों का विघटित अवशेष, ठीक है, इसको ह्यूमस बोलते हैं। जैसे जंगल होता है, तो जंगल में क्या होता है, पेड़ पत्तियाँ वगैरह गिरती हैं, जंगल में पेड़ पत्तियाँ गिरती हैं, वो ज़मीन पे जब गिरेंगी, सूखी जो पत्तियाँ वगैरह होंगी या पेड़ की टहनी वगैरह होंगी, जब गिरेंगी तो वो क्या मिट्टी में मिल जाएंगी, और उसमें मिट्टी मिलने के लिए क्या होगा कि उसमें कीड़े वगैरह होंगे या सूक्ष्म जीव होंगे, तो उसको वो विघटित करते हैं, उसको तोड़ते हैं, डिकम्पोज करते हैं, और उसको मिट्टी में मिलाते हैं, तो इससे वहाँ की मिट्टी का उपजाऊ हो जाएगी, बड़ी ब्लैक कलर की हो जाती है, ठीक है, उसमें कार्बन बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, वो बिल्कुल ब्लैक होती है, तो ये बहुत फर्टाइल होती है, बहुत इसमें मैग्नीशियम वगैरह, कैल्शियम, जो डिफरेंट मिनरल्स होते हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, मॉइस्चर होता है, नमी होती है, तो ये बहुत अच्छी होती है, खाद की तरह काम करती है ये उसके लिए। अगर इसमें कुछ ग्रो करना है, कुछ उगाना वगैरह है, तो ये ह्यूमस जो है बहुत अच्छे तरह से ये वर्क करती है। तो ह्यूमस जो होती है फर्टाइल सॉइल एक तरह से हो जाती है ना, ये क्या बनती है, मृदा में कार्बनिक पदार्थों का विघटित अवशेष बन जाता है, ठीक है, विघटित अवशेष जो होगा पूरी तरह से मतलब नहीं विघटित हुए, थोड़े बहुत रहेगा, तो उस तरह से वो सॉइल ब्लैक हो जाती है ना, पत्ती वगैरह गिरी तो विघटित हुई, और उसमें से कुछ थोड़ा बहुत रह गया उसका, तो एक तरह से न्यूट्रिटिव हो जाती है। तो इस तरह से हमने ये कंप्लीट कर लिया मॉडल पेपर आज का, यूपी बोर्ड का जो हमारा मॉडल पेपर रिलीज हुआ है बायोलॉजी का।
तो इसको आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर ना समझ में आई हो तो एक बार लेक्चर को दोबारा आप चला के देख सकते हैं, तो उससे आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। और फिर भी अगर कोई कमेंट या कोई क्वेरी होती है या कोई डाउट होता है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, वहाँ पे पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम चैनल पे हर फैसिलिटी अवेलेबल है, टेलीग्राम ग्रुप पे भी। तो कहीं भी आप जहाँ पे आपकी यूज़ हो, जहाँ पे आपकी सुविधा, आप वहाँ पे अपना क्वेरी या अपना डाउट पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हमारी नीट की सीरीज़ भी चल रही है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसको भी देख सकते हैं। और हमारा जो है मॉड्यूल वगैरह का सेट भी हम लोग बना रहे हैं, तो वो भी आप उसका कुछ फिक्स रेट है, तो उसको भी अगर परचेस करना चाहें तो वो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।